नमस्कार प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में अमीन के थर्ड पार्ट में हम लोग काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चंस को करने वाले हैं और इन क्वेश्चंस के साथ साथ हम लोग काफ़ी कॉन्सेप्ट का भी रिवीजन करने वाले हैं। तो फिर देरी किस बात की है, पेपर पेन लेकर बैठें और शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, राइट एन आइसोमर ऑफ C3H9N which gives foul smell of isocyanide when treated with chloroform and ethanolic NaOH। तो रिएक्शन को देखिए, आपसे कह रहा है एक आइसोमर है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H9N और ये हमें दे रहा है फाउल स्मेल का आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो हमें यहाँ आइसोसाइनाइड मिल रहा है, आइसोसाइनाइड। तो यहाँ से हमें एक चीज़ क्लियर हो गई, क्या कि ये फिर कार्बिल अमीन रिएक्शन है, आइसोसाइनाइड टेस्ट है। और ये किसके साथ ट्रीट कर रहा है, क्लोरोफॉर्म एंड इथेनॉलिक NaOH। तो क्लोरोफॉर्म प्लस एल्कोहलिक NaOH के साथ। चलो तो करते हैं। तो अपने को ये चीज पता चल गई ना, ये कौन सा टेस्ट है, ये कार्बिल अमीन टेस्ट या कार्बाइलेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, अपने को पता है ये हमें अमीन से क्या देता है, यहाँ पे हमारे पास, अच्छा ये 3 कार्बन है, कितने कार्बन है, 3, 6 या 6 से ज्यादा होते तो हम लोग एरोमेटिक अमीन की ओर जाते हैं। यहाँ नॉर्मली एलिफेटिक अमीन बनाएंगे, CH3 CH2 CH2 NH2। ये 3 कार्बन की आपको अमीन बना लेनी है, 1 2 3। नाम हो जाएगा इस आइसोमर का क्या, प्रोपेन 1 अमीन या प्रोपेन अमीन, है ना। और इसकी रिएक्शन अगर आप यहाँ से CHCl3 प्लस एल्कोहलिक NaOH के साथ करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ये पता है कार्बन अमीन रिएक्शन में हमें क्या मिलना है, इस NH2 के प्लेस पे क्या आ जाएगा, NC। तो यहाँ पे हमारे पास मिलेगा CH3 CH2 CH2 NC। और इसके साथ साथ कुछ साइड प्रोडक्ट हमें मिलेंगे। जब हम यहाँ 3 मोल NaOH लेंगे तो थ्राइज NaCl निकल जाएगा यहाँ से, हाँ, प्लस 3H2O निकलेगा। ठीक है, अब हमारे पास ये चीज़ आ गई है। अब हमें यहाँ से ध्यान देना है, ये फाउल स्मेलिंग अपने को क्या मिल गया, यहाँ से हमारे पास क्या है, ये बाई प्रोडक्ट्स हैं। तो ये जो हमारे पास NC आया है, ये आइसोसाइनाइड बन गया है। ये क्या बन गया, 1 2 3 प्रोपेन आइसोसाइनाइड, क्या बन गया, प्रोपेन आइसोसाइनाइड। तो ये आइसोसाइनाइड टेस्ट है और इसमें इसकी स्मेलिंग कैसी होती है, बैड स्मेलिंग या फाउल स्मेल होती है। ठीक है, तो क्या पूछ रहा था, राइट एन आइसोमर ऑफ C। तो इसमें आइसोमर क्या है, ये हमारा फाइनल आंसर क्या है, प्रोपेनामीन, प्रोपेनामीन। तो ये अपने पास अगर आंसर में आपको लिखना है कि राइट एन आइसोमर ऑफ C3H9N तो हमारा क्या होगा, प्रोपेनामीन। ठीक है, वहां आप दिखा सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास जो आइसोमर है उसका नाम क्या है, प्रोपेनामीन। रिएक्शन कंप्लीट करके दिखा दी हम लोगों ने। नेक्स्ट अगला कह रहा है, कैरीड आउट फॉलोइंग कन्वर्जन्स इन नॉट, ध्यान देना, नॉट मोर देन 2 स्टेप। ठीक है, तो पहला है एनिलीन, क्या है प्यारे, एनिलीन। यहां पे पीछे वाले में एक चीज चेक कर ली थी आपने, यहां पे कार्बन तो 3 थे, हाइड्रोजन 9, 3 2 5 2 7 और 2 9, 1 नाइट्रोजन। ठीक है, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास एनिलीन का कन्वर्जन करके क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन। क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन।
बेंजीन। ठीक है साहब, क्लोरोबेंजीन बना लो। 2 स्टेप से ज़्यादा यूज नहीं करने हैं। तो सबसे पहले हमें पता है ऐसे केस में डाई एजोटाइजेशन कर दिया करो आप, NaNO2 प्लस HCl या HNO2 लिख सकते हो एट 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। तो डाई एजोटाइजेशन में हमें क्या मिल जाएगा बताएं? डाई एजोटाइजेशन में हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे डाई एजोनियम क्लोराइड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? डाई एजोनियम क्लोराइड मिल जाएगा, N2 प्लस Cl माइनस। और डाई एजोनियम क्लोराइड के बाद आपके पास 2 तरीके होते हैं, या तो आप जाएंगे सेंडमेयर के थ्रू Cu2Cl2/HCl, ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा यहाँ पे। और या आप यहाँ कॉपर पाउडर HCl लेके गाटरमैन भी करा सकते हैं, तो भी क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। तो पहले स्टेप में डाई एजोटाइजेशन से बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड बना लेंगे, देन क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके हम लोग क्लोरोबेंजीन बना लेंगे। तो ये सेंडमेयर है, ये डाई एजोटाइजेशन है। सेंडमेयर की जगह पे अगर कॉपर पाउडर ऑब्लिक HCl लेंगे तो गाटरमैन हो जाएगी। ठीक है ना, दोनों तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है 2 ब्रोमोप्रोपेन टू 1 ब्रोमोप्रोपेन। अच्छा, तो सबसे पहले 2 ब्रोमोप्रोपेन की बात आई तो मैथ, एथ, प्रोप और इसके 2 पे लगा है ब्रोमो। यहां से बनाना है 1 ब्रोमोप्रोपेन, तो मैथ, एथ, प्रोप और ये लगा है ब्रोमीन, तो ये हो गया 1 ब्रोमोप्रोपेन। अब आप मुझे बताइए यहाँ पे प्यारे, अगर मैं यहाँ से इसको इस तरीके से करूँ कि सबसे पहले मैं यहाँ पे एल्कोहलिक KOH बेस लेके क्या करता हूँ, बीटा एलिमिनेशन करा देता हूँ। तो इस तरीके से मैं इसको ऐसे लिख दूँ, तो यहाँ पे CH2H, अपने को पता है यहाँ पे ये अल्फ़ा ये बीटा ये वाले बीटा दोनों सेम है, तो यहाँ से अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन डिहाइड्रो हेलोजिनेशन कर दोगे। यहाँ पे डिहाइड्रो हेलोजिनेशन में ये निकलने के बाद एल्कीन मिल जाता है यहाँ से अपने को एल्कोहलिक KOH से। एल्किल हलाइड से क्या मिलता है अपने पास? एल्कीन मिल जाएगा। और अब मुझे यहाँ से यहाँ पहुँचना है, तो यहाँ पे एक ही चीज़ हो सकती है सर, HBr का एडिशन कर दो। अगर HBr का एडिशन करते हैं तो 2 बातें ध्यान आती हैं कि अगर मैंने HBr का एडिशन रखा तो मार्कोनिकॉफ लगेगा, और इस कंडीशन में आपको पता है कि वापस से हमें यही 2 ब्रोमो क्या मिल जाएगा? प्रोपेन मिल जाएगा। पर हमें इस तरीके से चलना है कि हमारे पास ब्रोमीन आए इधर, जिससे कि बॉन्ड हमें तोड़ना है लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन की तरफ इधर और इधर प्लस। तो ये कब पाई बॉन्ड ब्रेक होता है टुवार्ड्स द कार्बन एटम विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम? जब हम एंटी मार लगाते हैं, और एंटी मार के लिए HBr के साथ क्या लिखना है आपको? पेरोक्साइड। ऐसा करने पर आप किसकी ओर जाएंगे? एंटी मार्कोनिकॉफ की ओर जाएंगे। और एंटी मार्कोनिकॉफ में बॉन्ड ब्रेक टुवार्ड्स द कार्बन एटम विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ऐसे करने पर क्या होगा? H प्लस Br माइनस में प्लस वाला यहाँ पे चला जाएगा और Br यहाँ फर्स्ट पे आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें 1 2 3 1 ब्रोमो प्रोपेन मिल जाएगा, बजाय किसके? बोलो 2 ब्रोमो प्रोपेन के। तो हम पहले एल्कोहलिक KOH से बीटा एलिमिनेशन करा देंगे, एल्कीन बना देंगे एल्किल हलाइड की, देन HBr एडिशन विद पेरोक्साइड करेंगे, तो एंटी मार लगाते हुए 1 ब्रोमो प्रोपेन मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला कह रहा है गिव 1 केमिकल टेस्ट ऑफ डिस्टिंग्विश बिटवीन द कंपाउंड्स ऑफ द फॉलोइंग पेयर। पहला है CH3NH2, ओके, एंड सेकंड वन है CH3 का होल ट्वाइस NH। इस तरीके से ये मेरे पास प्राइमरी अमीन है, ये मेरे पास सेकेंडरी अमीन है। तो दोनों को डिस्टिंग्विश करेंगे तो इसमें कई सारे तरीके हैं। एक तरीका कि आप यहाँ पे पता है कि अगर हम यहाँ पे कार्बेल अमीन टेस्ट करा दें, क्या करा दें? कार्बेल अमीन टेस्ट, तो यहाँ पे आइसोसाइनाइड देता है, प्राइमरी अमीन क्या देता है? आइसोसाइनाइड NC। यहाँ पे ये NH2 का क्या मिलेगा? NC।
और यहाँ पे उसके बाद साइड प्रोडक्ट पता है 3KCl प्लस का 3H2O बाहर जाएगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे आइसोसाइनाइड मिल जाएगा। जबकि यहाँ पे अगर यही कार्बिल अमीन टेस्ट हम कराते हैं CHCl3 प्लस KOH, तो यहाँ पे ये एल्कोहलिक लिख सकते हैं या इथेनॉलिक लिख सकते हैं, ठीक है, एक्वस लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे नो रिएक्शन, यहाँ कोई रिएक्शन नहीं मिलती है, ठीक है। कार्बिल अमीन टेस्ट कौन देता है? केवल प्राइमरी अमीन देते हैं, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन कार्बिल अमीन टेस्ट नहीं देते हैं। अच्छा, इसके अलावा हम इसको कैसे और डिस्टिंग्विश कर सकते थे? तो आप यहाँ पे हिंसबर्ग रीजेंट ले सकते हैं, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, क्योंकि उसके पास एक एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो वो एल्कली में सॉल्युबल होता है प्राइमरी अमीन के केस में। सेकेंडरी अमीन के केस में जब हम हिंसबर्ग रीजेंट से टेस्ट कराएंगे तो वहाँ पे हमें सॉलिड क्रिस्टलाइन कंपाउंड तो मिलेगा, पर वो मिलेगा क्या? N, डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, जहाँ पे नाइट्रोजन के पास कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं होगा, तो इस वजह से वो एल्कली में इनसॉल्युबल होता है। तो वहाँ से भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते थे हिंसबर्ग रीजेंट के थ्रू। अब किसी बच्चे के मन में आए सर HNO2 नहीं करा सकते? बिल्कुल करा सकते हैं। HNO2 कराएंगे तो आपको ये प्राइमरी एलिफैटिक अमीन है, ये अनस्टेबल डाइएजोनियम सॉल्ट देगा जो फर्दर हाइड्रोलिसिस के दौरान ब्रेक होके एल्कोहल तक जाता है। HNO2 से एलिफैटिक अमीन OH लग जाता था, ध्यान करो एल्कोहल मिल जाएगा, ठीक है। जबकि सेकेंडरी अमीन में वही रिएक्शन कराने पर हमें क्या मिलता था? येलो ऑयली लिक्विड मिलता था, ध्यान करो, है ना। तो हम तीनों टेस्ट से करा सकते हैं, कार्बिल अमीन टेस्ट से भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, हिंसबर्ग रीजेंट से भी कर सकते हैं और HNO2 टेस्ट से भी कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान से। नेक्स्ट, एनिलीन एंड इथेनामीन। एनिलीन अपने पास क्या होता है? ये मेरे पास एनिलीन है और इसके साथ साथ इथेनामीन, मैथ, एथ और ये क्या है? अमीन। अब ये एनिलीन है, ये तो हमें यहाँ पे क्या करना है? इनको डिस्टिंग्विश करना है। तो बताइए कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे क्या तरीका है बेहतर? देखो, एक तरीका है कि हम यहाँ पे पहले HNO2 टेस्ट करा दें 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमारे पास यहाँ पे डाइएजोनियम सॉल्ट मिलता है। क्या मिल जाएगा प्यारे? डाइएजोनियम क्लोराइड, क्योंकि ये किसका मिक्सचर होता है? HNO2 NaNO2 प्लस HCl का। और फिर यहाँ पे हम इसका एजो टेस्ट करा सकते हैं, एजो डाई टेस्ट, फिनॉल या एनिलीन को लेके। तो मैं यहाँ पे फिनॉल लेके चल रहा हूँ, आप एनिलीन भी ले सकते हो, कपलिंग रिएक्शन होगी जिसको डाई एजो टेस्ट बोलते हैं या एजो डाई टेस्ट बोल दो। क्या बोलते हैं? एजो डाई टेस्ट, ठीक है। और रिएक्शन क्या नाम होता है? कपलिंग रिएक्शन। क्या होता है? कपलिंग रिएक्शन। तो यहां से करने पर हमें क्या मिलेगा प्यारे बताओ? यहां पे हमें ऑरेंज डाई मिल जाएगी, एन डबल बॉन्ड एन, और यहां पे इस तरीके से OH लगा है। नाम क्या होगा? पैरा पे हाइड्रोक्सी है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, एजोबेंजीन। किस कलर की डाई होती है प्यारे? ऑरेंज रेड या केवल ऑरेंज डाई। अगर मैं इस जगह पे NH2 लगा देता एनिलीन, तो यहाँ पे NH2 आ जाता एनिलीन, यहाँ पे अमीनो आ जाता और यहाँ पे बेटा येलो कलर आ जाता, येलो डाई, ठीक है ना। दोनों करा सकते हैं, ठीक है। तो ये एजो डाई टेस्ट दे रहा है। अगर मैंने यहाँ पे HNO2 टेस्ट कराया, यहाँ पे HNO2 टेस्ट आपको पता है कि हमें सबसे पहले यहाँ से CH3 CH2
N2 प्लस Cl माइनस अगर आपने यहाँ से बनाया तो ये हमें जो डाइजेनियम सॉल्ट मिलता है ये हाईली अनस्टेबल होता है, एलिफेटिक के केस में अनस्टेबल होता है, फर्दर डिकम्पोज हो जाता है, ये कार्बोकैटायन जनरेट होता है। यहाँ कार्बोकैटायन जनरेट होता है जहाँ पे हमें रीअरेंजमेंट चेक करना होता है। क्या चेक करना होता है? रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट देखते हैं, कार्बोकैटायन जब भी बनता है रीअरेंजमेंट इफ पॉसिबल, ठीक है ना। और उसके बाद हम इसका हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, देन हमें क्या मिल जाता है? यहाँ से एल्कोहल मिल जाता है। तो ये मिल गया हमें एल्कोहल, साथ में यहाँ से क्या बाहर जाता है? N2 यहाँ से रिलीज होता है। तो अपने को वैसे भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि HNO2 टेस्ट की वजह से NH2 किस में कन्वर्ट होता है? OH में। और उसकी वजह क्योंकि ये एलिफेटिक प्राइमरी अमीन है, ये एरोमेटिक प्राइमरी अमीन है। ये प्राइमरी अमीन कैसी है? एरोमेटिक प्राइमरी अमीन है। ये एरोमेटिक प्राइमरी अमीन है और ये एलिफेटिक प्राइमरी अमीन है। एलिफेटिक प्राइमरी अमीन। ये HNO2 में 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे स्टेबल डाइजेनियम सॉल्ट देता है, ये स्टेबल होता है। तो यहाँ पे एजो डाई टेस्ट हो जाता है, जबकि यहाँ हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे एजो डाई टेस्ट नहीं होता है। तो अगर अनस्टेबल है, ये फर्दर डिकम्पोज हो जाएगा, तो यहाँ से फिर एजो डाई टेस्ट जो पॉसिबल होता है वो फिर ये एजो डाई टेस्ट नहीं दे पाएगा। तो इधर लिख देंगे नो रिएक्शन। यहाँ पे ये स्टेबल डाइजेनियम सॉल्ट एजो डाई टेस्ट देता है, पर ये अनस्टेबल होने के बाद फर्दर डिकम्पोज हो जाता है और एल्कोहल बना देता है, इसलिए एजो डाई टेस्ट नहीं दे पाता है। तो मैं इस तरीके से इसको बता सकते हैं आसानी से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगर किसी बच्चे के मन में आए कि अमीन प्राइमरी है, हेंसबर्ग लगा दो, तो दोनों में सॉल्युबल एल्कली मिलेगा, तो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से देखेंगे फिर हम, ठीक है। अगला है वाई एनिलीन डज नॉट अंडरगो फीडल क्राफ्ट। कल वाले पार्ट में हमने इसको कराया था, अगर आपको ध्यान है, बोलो सही बात है। एनिलीन क्या होता है? द NH2 ग्रुप। कैसे लिखेंगे? द NH2 ग्रुप इन एनिलीन is basic and it react with Lewis acid catalyst such as AlCl3। लुईस एसिड है, आप FeCl3, FeBr3, AlCl3 कुछ भी ले सकते हैं, टू फॉर्म इनसॉल्युबल सॉल्ट कॉम्प्लेक्स देता है, जिससे कि हमें इलेक्ट्रोफाइल जनरेट ही नहीं कर पाता। कल मैंने आपको बता दिया था इस तरीके से। ये एनिलीन है और ये लुईस एसिड AlCl3 के एल्यूमिनियम के पास, सेंट्रल एटम के पास क्या होता है? ये 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, बैक एंड पी ऑर्बिटल है, ये अपने लोन पेयर डोनेट कर देता है इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में हमारे पास क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में हमारे पास यहाँ N, ये H, ये H, इनके बीच में क्या बन जाता है? बॉन्ड। अब कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है? ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट करता है, तो इसने इलेक्ट्रॉन लिए होंगे तो इस पर माइनस आएंगे, इस पर डिफिशियंसी की वजह से प्लस आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर इस तरीके से लग रहा है तो एरो साइन हेड की तरफ आपका माइनस आएगा और टेल की तरफ प्लस आएगा जब इसको कोवलेंट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये इनसॉल्युबल क्या बन जाता है? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बना लेता है। अब इसकी वजह से यहाँ पे जो भी एल्किल हलाइड या ऐसा एल्काइल हलाइड या एस्टाइल क्लोराइड जो भी लेके चलेंगे, उसमें ये अब इसके लिए यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट ही नहीं कर पाएगा, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो पाती है, क्योंकि खुद ही ये एसिड बेस रिएक्शन कर लेते हैं। कैसा कर लेते हैं? एसिड बेस। ये बेस है, ये एसिड है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं पीछे बता चुका हूँ। नेक्स्ट,
कह रहा है व्हाट हैपेंस व्हेन एन इथाइल इथेनामाइन, तो पहले तो बनाते हैं रिएक्ट विद, तो एन इथाइल इथेनामाइन ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ CH3 है, CH2 N इथाइल इथेनामाइन है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूँ ना, देखेंगे इधर इथाइल को मैं इकट्ठा कर दे रहा हूँ C2H5, इधर भी इथाइल को मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ H, ये N इथाइल इथेनामाइन है। क्यों सर? आप गौर से देखिए, किसी एक को देखेंगे, किसी को भी देख सकते हैं आप। अगर मैं इसको ओपन करके लिख दूं तो ये फिर मेरे पास पेरेंट चेन आ जाएगी, ठीक है ना। अगर मैं इसकी काउंटिंग करता हूं तो ये 1 2 हो जाएगा, तो N पे मेरा इथाइल आ जाएगा और ये पूरा इथेनामीन हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे यहां से इसकी रिएक्शन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड मतलब हिंसबर्ग रीजेंट के साथ करेंगे, तो उसको ऐसे अरेंज कर ले रहे हैं। और यहाँ पे C6H5 जब इसकी रिएक्शन करेंगे तो हिंसबर्ग रीजेंट में क्या होता है, ये HR है हिंसबर्ग रीजेंट, यहाँ से आप HCl बाहर कर देंगे और इनको फिर आप ऐड करा दें तो क्या मिल जाएगा C2H5N, यहाँ से C2H5 और इस N से S डबल बॉन्ड O C6H5 मिल जाएगा। इसका नाम क्या होगा बोलो प्यारे? N पे 2 इथाइल हैं, हाँ, और बेंजीन सल्फोनामाइड, तो ये क्या आ जाएगा N, N डाई इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, ठीक है, बेंजीन सल्फोनामाइड। अब इसके पास सॉलिड कंपाउंड है, इसके पास इस नाइट्रोजन से कोई भी अटैच्ड हाइड्रोजन नहीं है, तो ये इनसॉल्युबल होगा इन एल्कली। ये कैसा होगा? इनसॉल्युबल इन एल्कली। इसका मतलब ऊपर वाली अमीन सेकेंडरी होगी, तो ये सेकेंडरी अमीन है, इस वजह से इनसॉल्युबल है। प्राइमरी होती तो सॉल्युबल होती। कई सारे क्वेश्चंस में हम लोग देख चुके हैं, ठीक है ना। एक एक कॉन्सेप्ट समझते रहिए। अगला कह रहा है व्हाट हैपेंस व्हेन रिएक्शंस बेंजील क्लोराइड इज ट्रीटेड विद अमोनिया, ओके, फॉलोड बाय द रिएक्शन विद क्लोरोमीथेन। अच्छा, तो पहले बेंजील क्लोराइड बनाते हैं, ठीक है सर। ये बेंजीन है, इस पे नेक्स्ट कार्बन को बेंजिल क्या बोलते हैं? कार्बन। तो बेंजाइलिक कार्बन से लगा हुआ है क्लोरीन, तो बेंजिल क्लोराइड हो गया। ये हो गया बेंजिल क्लोराइड, ठीक है। इसकी रिएक्शन करते हैं अमोनिया से। अमोनिया से रिएक्शन, मैं इस तरीके से अमोनिया को लिख दे रहा हूं समझाने के लिए। तो SN2 के थ्रू वैसे तो आप किया करते थे। अब यहाँ पे HCl बाहर कर देंगे आप, अमोनोलिसिस में आपने ये काम कर रखा है। और यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा? यहाँ से हमारे पास बेंजिल अमीन आ जाएगा। अब इस बेंजाइलिक कार्बन पे NH2 लग गया है, तो दिस इज कॉल्ड बेंजिल अमीन। क्या हो गया? बेंजिल अमीन। उसके बाद कह रहा फॉलोड बाय क्लोरोमीथेन। इसी की रिएक्शन क्लोरोमीथेन से करा देते हैं। किससे करा देते हैं? क्लोरोमीथेन मतलब CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड को ही बोलते हैं। यहाँ से H, यहाँ से Cl, क्या बाहर चला जाएगा? HCl। और यहाँ पे हमारे पास फिर क्या मिलेगा? यहाँ मिल जाएगा CH2NH और इस NH से जुड़ जाएगा ये CH3, यहाँ से बॉन्ड टूटा है। तो मैं इस चीज़ को ऐसे दिखा दे रहा हूँ, NH2 है, ठीक है, इस H को अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है। तो ये मेरे पास मिल गया। अब एक चीज़ ध्यान रखना, अगर ये कहता इसकी एक्सिस ली जाती क्लोरोमीथेन वगैरह की तो फर्दर रिएक्शन करा देते, क्योंकि इसके पास अभी भी हाइड्रोजन है। अगर क्लोरोमीथेन दिया जाता है यहाँ पे तो फिर से एक Cl, एक H यहाँ से बाहर जाता, एक मिथाइल यहाँ पे जाके जुड़ जाता, तो N, N डाई मिथाइल बेंजिलअमीन मिल जाता। और फिर से एक और कराना होता तो लॉन पेयर है, फिर न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर जाता, लॉन पेयर से अटैक कर जाते आप, तो वहाँ से लॉन पेयर से अटैक करने के बाद फिर से एक CH3 लग के उस पर N पे प्लस बन जाता और Cl जाके उसका सॉल्ट बना लेता, मतलब वहाँ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन जाता है। पर इन्होंने इसकी एक्सिस वगैरह दी नहीं है, तो एक बार कह रहा अमोनिया से रिएक्शन कराओ और फिर कह रहा फॉलोड बाय मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन, तो हम फिर यहीं तक प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है ना।
तो इसका नाम क्या है, एन पे लगा है मिथाइल, क्या लगा है, एन पे मिथाइल, तो नाम हो गया एन मिथाइल, ठीक है। और यहाँ पे जब मिथाइल नहीं था तो उससे पहले ये बेंजिल अमीन था, तो इसका डेरिवेटिव हुआ बेंजिल अमीन, एन मिथाइल बेंजाइल अमीन, ठीक है। और अगर एक और मोल दिया होता, 2 इक्विवेलेंट कर देता, तो यहाँ पे एन कॉमा एन डाई मिथाइल आ जाता बेंजिल अमीन, एक और एक्सेस कर देता तो फिर हम एन पे 3 मिथाइल लगा के प्लस लगा देते हैं, वहाँ से क्वाटरनरी अमोनियम बेंजिल अमीन मिल जाता है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट मिलता है, Cl माइनस वहाँ पे एनाइन का काम करता है, ठीक है। तो इसने ऐसा बोला नहीं है, एक बार अमोनिया से करा के बेंजिल अमीन बन गई और क्लोरोमीथेन से करा के एन मिथाइल बेंजिल अमीन मिल गई, ठीक है। नेक्स्ट अगला है व्हाट हैपेंस व्हेन रिएक्शन, क्या है, एनिलीन रिएक्ट्स विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये सिंपल नेम्ड रिएक्शन है, तो आप लोग इनको देख लें एक बार जल्दी से कि एनिलीन है मेरे पास और इसकी रिएक्शन कराई जा रही है किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब KOH है, ठीक है ना, ओके। और इसके साथ रिएक्शन करने पर सबको पता है ये कौन सी रिएक्शन है बेटा, बताओ, कार्बिल अमीन टेस्ट बोलते हैं, कैट। यहाँ पे इसके 3 मोल लेंगे, ये NH2 को आइसोसाइनाइड में बना देता है, आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं इसको, फाउल स्मेलिंग होती है, ठीक है। तो ये NC यहाँ पे आ जाएगा, साथ में 3 मो KCl और 3H2 बाई प्रोडक्ट कॉमन है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या लग गया, NH2 की जगह पे आइसोसाइनाइड, तो ये फिनाइल आइसोसाइनाइड है, ये फिनाइल आइसोसाइनाइड है, आइसोसाइनाइड है, और इस कैसी होती है, फाउल स्मेलिंग होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट आ रहा है ना क्लियर आपको, पक्का। चलिए अगला कह रहा है राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग, तो एक एक करके करते हैं। पहला मेरे पास है CH3 का होल ट्वाइस है, तो N पे 2 CH3 है, हाँ, फिर CH2 CH3 है, ठीक है। सेकंड यहाँ पे करते हैं, क्या कह रहा है अपने पास, CH3 CH2 का होल ट्वाइस है, फिर N है, मतलब CH3 CH2 का होल ट्वाइस है, तो ये इथाइल भी लिख सकते थे हम। और यहाँ पे N पे क्या है, CH3, तो CH3 CH2 का होल ट्वाइस N, ठीक है। और एक हम यहाँ कर ले रहे हैं CH3 N H, फिर क्या है CH, और इस पे 2 CH3 है, इस पे 2 CH3 है, ठीक है, ये चीज है। तो मेरे को IUPAC नेम में कैसे ध्यान देना है, बोलो बेटा। IUPAC नेमिंग में सबसे पहले पेरेंट कार्बन चेन हम इसको लेंगे, 2 कार्बन है, ये दोनों इसके लिए सबस्टिट्यूएंट हो जाएंगे, तो N पे 2 सबस्टिट्यूएंट लगे हैं, तो N, N डाई मिथाइल, और ये क्या है, मैथ एथ, तो इथेनामीन, इथेनामीन, इथेन वन अमीन भी लिख सकते हो कि 1 पे NH2 ग्रुप लगा होता अगर ये H से रिप्लेस कर दिए जाए तो। इस पे आ जाओ, अब ये 2 कार्बन की पेरेंट 2 से ज़्यादा कार्बन है, तो इनमें से कोई भी एक पेरेंट कार्बन चेन ले लो, तो मैंने इसको पेरेंट कार्बन चेन ले लिया, आप इसको भी ले सकते थे, इसमें भी 2 कार्बन है, ठीक है। बाद बाकी सब इन दोनों को साइड चेन ले लेंगे हम लोग, तो एक क्या है मेरे पास, इथाइल है, और एक क्या है मेरे पास, मिथाइल है। अब इथाइल मिथाइल में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखते हैं, ABCD में E पहले आता है, M बाद में आता है, क्या इतनी चीज़ आपको जानकारी है? अगर इतनी जानकारी है तो प्यारे आप कर लेंगे, है ना। कैसे, N पे इथाइल, हाँ सर, N पे क्या लगा है, N पे लगा है इथाइल, फिर N पे लगा है मिथाइल, और 2 कार्बन की पेरेंट चेन को बोलेंगे इथेन, और 1 पे अमीन, तो इथेनामीन कर दें। इथेन वन अमीन भी बोल सकते हैं या इथेनामीन, क्योंकि इसके फर्स्ट कार्बन पे N लगा, इनकी जगह आप H रख के देख सकते हैं इसको, ठीक है।
यहाँ से देखेंगे तो इधर 3 कार्बन की पेरेंट चेन दिखाई दे रही है, तो प्यारे काउंटिंग करेंगे 1 2 3, ये इसके लिए साइड चेन हो जाएगी। N पे लगा है क्या, मिथाइल, हाँ। बट अब 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोपेन। प्रोपेन की E रिप्लेस करके 2 पे क्या लगा है, अमीन। अब की बार 1 पे अमीन नहीं है, इसलिए प्रोपेन अमीन ना लिख के प्रोपेन 2 अमीन, क्योंकि 2 पे ये NH ग्रुप लगा हुआ है तो 2 पे अमीन है। E रिप्लेस क्यों की प्रोपेन की, क्योंकि E के जस्ट बाद A आ रहा है, AEIOU एंड बाई के लिए E रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये IUPAC नेमिंग हो गई, बहुत आसान है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, एन इथाइल बेंजीन सल्फोनिल अमाइड, अच्छा, इज सॉल्युबल इन एल्कली। तो मैंने कहा एन इथाइल, अच्छा एन पे इथाइल है, ठीक है सर, एन पे इथाइल है। बेंजीन सल्फोनिल अमाइड का मतलब क्या हुआ, S डबल बॉन्ड O और ये है। अब इस ट्राईवैलेंसी इसकी कंप्लीट करेंगे तो एक हाइड्रोजन भी होगा। ये कह रहा है ये सॉल्युबल है एल्कली में, हाँ बिल्कुल होता है। क्यों, क्योंकि ये प्राइमरी अमीन की रिएक्शन जब भी हम कराते हैं, जब प्राइमरी अमीन की रिएक्शन हम किससे कराएंगे, हिंसबर्ग रीजेंट से, तो हमें जो सॉलिड कंपाउंड मिलता है वो सॉलिड कंपाउंड क्या होता है, सॉल्युबल इन एल्कली। क्या होता है, सॉल्युबल इन एल्कली। तो ये वही है सॉल्युबल इन एल्कली। क्यों, उसके पास क्या होता है, एक एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे ये एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। सबसे पहली बात ये है कि नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर सिंगल डबल यहाँ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इस वजह से इस पर डिफिशियंसी आएगी, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा और यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो जाएगा, वापस से लोन पेयर आ जाएंगे और इस तरीके से H+ बाहर जाएगा। वो एल्कली में कैसा होता है, सॉल्युबल, क्योंकि इसके पास ये H+ बाहर जाने का एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो ये क्या है मेरे पास, एक्टिव या एसिडिक हाइड्रोजन। तो बोलेंगे क्या, द हाइड्रोजन एटम attached to the nitrogen in benzene sulfonyl amide, बेंजीन सल्फोनिल अमाइड बोल दो या बेंजीन सल्फोनामाइड बोल दो, ठीक है। द हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू द नाइट्रोजन इन बेंजीन सल्फोनामाइड is strongly acidic in nature, is strongly acidic in nature due to presence of electron withdrawing sulfonyl group, that's why so it is soluble in एल्कली। ध्यान देना बेटा, ये जो हाइड्रोजन अटैच टू द नाइट्रोजन है, ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के अंदर जो हाइड्रोजन अटैच टू द नाइट्रोजन है, ये स्ट्रांगली एसिडिक नेचर का होता है, क्योंकि ये लगा हुआ ग्रुप कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। तभी तो ये लोन पेयर रेजोनेंस में जब पार्टिसिपेट करते हैं तो इस पर जो डिफिशियंसी आएगी, ये बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर जाएगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ डिफिशियंसी आएगी, अपनी डिफिशियंसी दूर करने के लिए यहाँ से H+ को आसानी से बाहर कर देगा। तो ये एक्टिव या एसिडिक हाइड्रोजन होता है, ठीक है। किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग सल्फोनिल ग्रुप की वजह से, जिसकी वजह से ये क्या होता है, सॉल्युबल होता है इन एल्कली, ठीक है। ये ध्यान देना अपने पास, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। अगर इनसॉल्युबल वाली बात आती तो ये सेकेंडरी अमीन वाला होता, जहां पे एक R और लग जाता तो उसके पास कोई भी एक्टिव या एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता, तो इस वजह से वो इनसॉल्युबल होता है एल्कली। अगर समय कम तो आप ऐसे बोल सकते हो, देयर इज एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है, देयर इज एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट, दैट्स व्हाई इट इज सॉल्युबल इन एल्कली। सिंपल सा ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक।
कह रहा रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन यूजिंग FeHCl एंड HCl इज प्रिफर्ड ओवर SN एंड HCl। ये नोट करके आपको चीजें बताई गई हैं, ठीक है ना। इनका कहने का मतलब है कि सर यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोबेंजीन का जब रिडक्शन करते हैं तो रिडक्शन आप FeHCl से भी कर सकते हैं और SnHCl से भी कर सकते हैं। दोनों से रिडक्शन के बाद हमें पता है कि यहाँ पे NO2 NH2 में कन्वर्ट हो जाता है। आपको ये चीज़ें पता हैं, रिडक्शन रिएक्शन है, यहाँ से 2 H2O और 2 यहाँ पे हाइड्रोजन जाके NO2 को NH2 में कन्वर्ट कर देंगे। तो दोनों रिड्यूस करते हैं NO2 को NH2 में, ठीक है। हाइड्रोजनेशन भी कर सकते हैं, है ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वगैरह नहीं लेंगे, बस यहाँ एलिफेटिक नहीं है इसलिए। तो इस जगह पे हमारे पास वो कह रहा है कि दोनों में से फिर ये प्रिफर्ड क्यों है, SN प्लस HCl को प्रिफर्ड क्यों रखा गया Fe प्लस HCl, जबकि दोनों में मेटल है Fe प्लस HCl में, वो SN प्लस HCl। तो कह रहा है ये सॉरी SN प्लस HCl को नहीं, Fe प्लस HCl कह रहा ना, यूजिंग Fe प्लस HCl Fe एंड HCl इज प्रेफर्ड ओवर SN। तो इसको प्रायोरिटी ज़्यादा क्यों दी गई, ये प्रेफर्ड क्यों है रिडक्शन के दौरान। तो उसकी वजह देखो क्या है कि जब Fe प्लस HCl यहाँ से रिएक्ट करते हैं तो ये FeCl2 के साथ साथ यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। अब यहाँ से 2 मोल दिखा सकते हो और इसका हाइड्रोलिसिस कराने के दौरान हमें हाइड्रोलिसिस के दौरान यहाँ से FeOH का होल ट्वाइस 2 मोल वाटर लेंगे और यहाँ से फिर क्या रिलीज होती है HCl। तो यहाँ से HCl रिलीज हो जाती है। तो सिंपल सी चीज़ है कि आप क्या बोलोगे कि when Fe and HCl combine to form FeCl2 and get hydrolyzed to release HCl, ठीक है। क्या मैंने बोला, when Fe and HCl is treated to give FeCl2 and get hydrolyzed to release HCl। अब HCl यहाँ पे वापस से रिएक्शन में जिसके साथ हम ट्रीटमेंट करा रहे थे तो वापस से रिलीज हो रही है, इसका मतलब 10 there is a small amount of HCl required to initiate लिख लो या to start भी लिख सकते हैं, start the chemical reaction। सिंपल सी चीज है कि Fe प्लस HCl को प्रेफर्ड इसलिए रखा जाता है HN प्लस HCl से, क्योंकि जब Fe HCl के साथ ट्रीट करती है तो FeCl2 मिलता है। FeCl2 का हाइड्रोलिसिस करने पर हमें क्या मिलता है, HCl रिलीज होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे देयर इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl इज रिक्वायर्ड टू इनिशिएट या स्टार्ट द केमिकल रिएक्शन। अब स्मॉल अमाउंट में HCl की रिक्वायरमेंट होती है इस जगह पे, किसके केस में, Fe प्लस HCl के केस में, ना कि SN प्लस HCl के केस में। ध्यान रखना, Fe प्लस HCl के केस में HCl की जो रिक्वायरमेंट होती है रिएक्शन को स्टार्ट कराने के लिए वो स्मॉल अमाउंट की होती है, और यही अपने पास इसका जवाब है। तो ये चीज जरूर लिखना, देयर इज स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द रिएक्शन। ठीक है, ये यहाँ पे ये देखा जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट अगला है अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी वैल्यू। बेटा ध्यान से, फिर से बेसिक स्ट्रेंथ वाली चीजें आ गई। आपको पता है केबी डायरेक्टली होता है बेसिक स्ट्रेंथ के और इनवर्सली होता है पीकेबी के।
ये चीजें पीछे बता चुके हैं। लोअर पीकेबी होगा तो स्ट्रॉन्गर बेस होगा, और अगर पीकेबी ज्यादा होगा तो वीकेस्ट बेस होगा। ये चीजें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहां से सबको पता है बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, जो अपने काम का बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जो होता है, जब हमें अमोनिया दी जाए और एक तरफ एलिफैटिक अमीन हो, एक तरफ एरोमेटिक अमीन हो, तो एलिफैटिक अमीन की बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है देन एरोमेटिक अमीन। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्या है समझ लो एक बार। यहीं पे अपने को पता है बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है कि इसके पास जो लोन पेयर होते हैं, तो वो लोन पेयर जो नाइट्रोजन के NH2 ग्रुप पे जो लोन पेयर होते हैं, वो लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी की वजह से, लोन पेयर डोनर बोल दो या प्रोटॉन एक्सेप्टर बोल दो, तो देयर इज टेंडेंसी टू डोनेट देयर लोन पेयर। तो लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी को ही बेसिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी को क्या बोलते हैं? बेसिक स्ट्रेंथ। अब सबके पास अभी लोन पेयर हैं, बट एक चीज ध्यान दो, यहां पे एरोमेटिक की बेसिक स्ट्रेंथ क्यों कम है? क्योंकि उसके लोन पेयर रिंग के अंदर डीलोकलाइज्ड होंगे, तो देयर इज डीलोकलाइज्ड लोन पेयर होते हैं। तो इसके लोन पेयर अगर रिंग के अंदर डीलोकलाइजेशन, रेजोनेंस के दौरान रिंग के अंदर डीलोकलाइज्ड हो जाएंगे, तो रिंग के साथ क्या हो जाए, रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ डीलोकलाइज्ड हो जाएंगे, तो इसका मतलब देयर इज लेस अवेलेबिलिटी किसके लिए हो जाएगी? बोलो, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी लेस हो जाएगी। जब ये रेजोनेंस के अंदर पार्टिसिपेट करा देगा लोन पेयर को, तो उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी कैसी हो जाएगी? लेस हो जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी लेस होने का मतलब ये कैसा हो जाएगा? वीकर बेस हो जाएगा, है ना। अमोनिया न्यूट्रल है, इसके पास एक लोन पेयर है। अब ये इससे ज्यादा क्यों? क्योंकि उसके पास एक प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है। अब ये प्लस आई है, इसका मतलब इधर से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर नाइट्रोजन पर ज्यादा हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी भी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। दैट्स व्हाई एलिफैटिक अमीन मोर बेसिक देन द अमोनिया एंड अमोनिया इज मोर बेसिक देन द एरोमेटिक अमीन, ठीक है, ध्यान रखना। तो अब ये सिलेक्ट कर लो। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है, बेसिक स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा पीकेबी उतनी कम, पर इसने क्या कहा? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी। तो पीकेबी की डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब पीकेबी ज्यादा से कम की ओर रखना है, ज्यादा से कम की ओर। पीकेबी ज्यादा का मतलब हमें क्या रखना है? बेस वीक होना चाहिए। ज्यादा से कम की ओर रखना, तो बेस कैसा होना चाहिए? वीक। सबसे वीक कौन सा होगा? जो एरोमेटिक होगा। देखते हैं C6H5NH2, तो ये कैसा है? बीकर बेस है, तो C6H5NH2 पहले आएगा। उसके बाद यहां भी है, बट यहां पे एक तरफ से प्लस आई भी लगा हुआ है, CH3, तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कराएगा, इधर से ये डोनेटिंग ग्रुप लगाए, पर इसमें एरोमेटिक रिंग है, तो इस एरोमेटिक से ये ज्यादा होगा बेसिक स्ट्रेंथ इसकी, C6H5NH ध्यान देना, ये मैं बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिख रहा हूं, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। तो सबसे कम किसकी होगी? इस एरोमेटिक अमीन में। ये भी एरोमेटिक था, पर यहां पे इसके लोन पेयर इधर पार्टिसिपेट कराएंगे, और ये प्लस आई की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा, तो फिर से उसकी टेंडेंसी पहले से क्या हो जाएगी? जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होने गए वही प्रोवाइड करा देगा एल्काइल ग्रुप, ठीक है। फिर किसकी होगी? फिर होगी अमोनिया की। इससे ज्यादा किसकी होगी? ये भी क्या है? ये बेंजिल अमीन है। ये क्या है? बेंजीन रिंग के पास नेक्स्ट कार्बन है, तो ये बेंजिल अमीन, और बेंजिल अमीन कंसीडर किया जाता है बेटा किसमें? एलिफैटिक अमीन में, ना कि एरोमेटिक में। एलिफैटिक अमीन है, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास ये आ जाएगा C6H5CH2NH2। क्यों? क्योंकि इसके लोन पेयर सिंगल आ रहा है, तो इसके लोन पेयर कैसे हैं? लोकलाइज्ड लोन पेयर है, डीलोकलाइज्ड नहीं है, ठीक है। और उसके बाद प्योरली एलिफैटिक क्या है? CH3NH2। तो ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। तो मैंने कहा पीकेबी का ऑर्डर बनाना है, वो भी कैसा? डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पीकेबी वैल्यू। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर अगर बनाना है पीकेबी का, तो कैसे बनाओगे? जो सबसे वीकेस्ट बेस होगा, है ना, वीकेस्ट बेस, और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा, है ना, ठीक है, समझ गए ना। इसके लोन पेयर यहां पे दिखाई दे रहे हैं ना,
ये एलिफेटिक अमीन है, ये बेंजिल अमीन भी एलिफेटिक है, बट एक तरफ एरोमेटिक रिंग की वजह से बेसिसिटी कम हो जाए, ये तो अमोनिया है ही। यहाँ पे एरोमेटिक अमीन में क्या है, एक प्लस आई लगा, इस वजह से ये मेंटेन करता रहेगा, और यहाँ पे ये डीलोकलाइज्ड है। तो इस तरीके से ये अरेंजमेंट लिख दिया है, जो कि मैंने यहाँ पे जानकारी आपको दी थी। बट अब यहाँ पूछा गया डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी, तो ये मेरे पास बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, कौन सा, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, कम से ज्यादा की ओर, ठीक है। तो इसका मतलब जिसकी बेसिसिटी कम होगी उसकी पीके भी ज्यादा होगी, इसकी पीके भी ज्यादा होगी, तो इसी ऑर्डर को हम लोग रिवर्स कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, C6H5NH2, डिक्रीजिंग वाला ज्यादा से कम की ओर, तो ये रिवर्स कर दो, तो कैसा हो जाएगा, C6H5NHCH3, फिर क्या आ जाएगा प्यारे, NH3, फिर क्या आ जाएगा प्यारे, C6H5CH2NH2, और सबसे लास्ट में किसका हो जाएगा, CH3NH2। इसका मतलब इसका पीके भी सबसे ज्यादा होगा, इसका पीके भी कैसा होगा, मैक्स, और इसका पीके भी कैसा होगा, मिन, इसका पीके भी कैसा होगा, मिन। इसका पीके भी मिन है, इसका मतलब जिसका पीके भी कम उसका के भी ज्यादा होगा, और इसका के भी ज्यादा तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो बेसिक स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा है, ये बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है और इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम है, तो जिसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम उसका पीके भी मैक्स होगा, और जिसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा उसका पीके भी मिन होगा। तो डिक्रीजिंग का मतलब ज्यादा से कम की ओर। कौन से ऑर्डर को लिख रहे हैं, पीके बी के ऑर्डर को लिख रहे हैं, ध्यान से लिखना, गलती करवा लेते हैं क्वेश्चंस में कि बेसिक स्ट्रेंथ पूछा, क्या पूछा। अब ये चीजें हम थोड़ा सा यहाँ पे साइड में कर दे रहे हैं अपने पास, है ना। यहाँ पे आप ऐसे ही रखें, कोई नहीं, मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूं। देखें, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा यहां से, है ना। चलो, तो अपने पास ये आ चुका है, और ये अपना क्वेश्चन है, इसको हम लोग इस तरीके से देख ले रहे हैं, ठीक। अब हमारे पास नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर। अच्छा, एक मेरे पास है C2H5Cl, ठीक है, ओके। एक है मेरे पास C2H5NH2, और एक है मेरे पास C2H5OH, ओके। अब सबसे पहले कह रहा है सॉल्युबिलिटी इन वाटर, क्या कह रहा है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ठीक है। तो आप मुझे बताओ वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी कैसे देखोगे। सबसे पहले यहां पे हमारे पास, यहां पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एल्किल हैलाइड है, हाँ। यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, हाँ, यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और यहां भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, एल्कोहल का केस है, तो यहां भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अब इनमें दोनों में से ये तो पता चले गया, जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वहां पे सॉल्युबिलिटी वाटर में ज्यादा होती है, क्योंकि वाटर के साथ मिसबल होता है। अब कौन कंप्लीटली मिसबल होगा, है ना, तो वो चीज चेक करनी। सबसे पहले यहां तो आपको पता है RX है, RX है, ये कैसा होता है, इसके पास कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, क्या नहीं होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब यहां ध्यान देना बहुत आराम से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग RX में नहीं होती, अमीन में और एल्कोहल में होती है, पर दोनों में से स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां होगी वो बताएं। तो यहां एल्कोहल के केस में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, क्यों, क्योंकि यहां इसके पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, जबकि इसके पास लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है। तो इसमें से इसका मतलब सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी होगी, एल्कोहल की। अब इंक्रीजिंग का मतलब है सबसे कम, फिर तो ऐसे ही कर दो, ये बन गया। इंक्रीजिंग क्या है, जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो उसके बाद इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, पर इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी है, बीकर टाइप की, और इसमें स्ट्रॉन्गर, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके थ्रू हो रही है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के थ्रू हो रही है। तो ये सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर है, इसको देख के जाना। नेक्स्ट, डिक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। यहां कौन है सर, एसिड है, यहां कौन है, एल्कोहल है, यहां कौन है, अमीन है, यहां कौन है, ईथर है। तो सबको पता इन तीनों में क्या होता है सर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है।
इन तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और ईथर में क्या होता है सर, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है, क्या होता है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है। तो ये तो सिंपल सी चीज है, जहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वहां पे एसोसिएशन का केस होता है, वहां पे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है, वहां पे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। तो इनमें बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा ईथर से। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बोलो ज्यादा से कम की ओर चलना। तो कम तो किसका होगा, ईथर का, ईथर का सबसे कम होगा डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। अब इनमें से ज्यादा किस में होगा बताएं, तो सबको पता है यहां पे दोनों दो ऑक्सीजन है, यहां पे एक ऑक्सीजन है, यहां पे एक नाइट्रोजन है। तो स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां होगी, जहां पे ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या हो, एटम हो। तो यहां पे हमारे पास एसिड की सबसे ज्यादा होगी CH3COOH। फिर हमारे पास क्या होगा, इथेनॉल हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या होगा, अमीन हो जाएगा। बोलो यस और नो, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, यहां पे इसका मोलर यहां पे मॉलिक्यूलर वेट से भी चेक कर सकते हैं अगर किसी को लगे। तो ईथर में तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन ही सबसे कम होगा। तो ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अपने को पता है ईथर में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इनमें एसोसिएशन केस बनेगा। बट इनमें से भी सबसे ज्यादा किसमें है, तो आप मॉलिक्यूलर वेट से चेक कर लो। मॉलिक्यूलर वेट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो सबको पता है दो ऑक्सीजन इसके पास एक ऑक्सीजन, इसके पास एक नाइट्रोजन, यहाँ पे 16 यूनिट 14 यूनिट और यहाँ पे 32 यूनिट। तो ये तो हमेशा ज्यादा रहेगा। तो जिस इसका मोलर मास ज्यादा आएगा, फिर इसका आएगा, फिर इसका आएगा, ठीक है। तो वो इस तरीके से भी हम देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अरुण हीटेड अ मिक्सचर ऑफ इथाइल अमीन एंड क्लोरोफॉर्म विद इथेनॉलिक KOH which form a foul smelling gas. Write the chemical equation involved. ठीक है। अरुण हीटेड अ मिक्सचर ऑफ इथाइल अमीन। सबसे पहले इथाइल अमीन देख लो, CH3 CH2 NH2 किसके साथ कर रहा है, क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस एल्कोहलिक KOH, ठीक है। तो ये कार्बल अमीन टेस्ट है, आपको पता है। फाउल स्मेलिंग आइसोसाइनाइड ही मिलेगा। तो यहां पे ये NH2 के प्लेस पे क्या लिख दोगे, NC, ठीक है। और बाई प्रोडक्ट यहाँ पे 3 मोल करते हुए आप 3 KCl लिख सकते हो। ये 3 KCl और यहाँ पे ये 3 OH है, H और 2 H, क्या आ जाएगा 3H2। तो यहाँ से हमारे पास ये इथाइल आइसोसाइनाइड मिल जाएगा, इथाइल आइसोसाइनाइड। ये कैसी स्मेल होती है इसकी, फाउल स्मेल। ठीक है, तो ये है, हो चुका है कंप्लीट। नेक्स्ट कह रहा है ये, अच्छा एरो साइन का ध्यान देना, इसमें A2 है ना एनिलीन की ओर जा रहा और इधर B2 एनिलीन आ रहा है, तो एरो का ध्यान देना, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहां पे क्या है H2 प्लस PD, तो यहां पे हाइड्रोजनेशन है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है। तो इसका मतलब ये नाइट्रो ग्रुप होगा। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में क्या होता है, यहां पे ये NO2 होगा। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन हो या SN प्लस HCl हो, और अभी बताया था प्रीफर्ड होता है, प्रीफर्ड क्या होता है Fe प्लस HCl हो, ठीक है। इन सभी से क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो यहाँ रिडक्शन है, तो रिडक्शन का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे NO2 से ये क्या दे देता है, NH2 दे देता है। ये सब में रिडक्शन होता है, नाइट्रो NH2 में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ रिडक्शन है। यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन और NaOH, सबको पता है कि ये मेरे पास क्या हैप्पी बर्थडे रिएक्शन है, हाँ। तो यहाँ पे NH2 मिल रहा है, तो अमाइड से अमीन मिलता है, तो यहाँ अमाइड लगा दोगे, NH2 की जगह पे क्या लग जाएगा, CONH2। तो
तो ये बी जो होगा वो बेंजीन अमाइड है या बेंजामाइड बोल देते हैं, बेंजामाइड। और इसके CONH2 की जगह पे क्या आता है, NH2 आ जाता है। ये तो एनिलीन है, यहां ए क्या है, नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन। तो ठीक है, ए एंड बी बताना था तो यहीं पे हो गई। ये रिडक्शन रिएक्शन है तो यहाँ NO2 से NH2 मिलेगा और यहाँ अमाइड से अमीन मिलेगा, तो ये हैप्पी बर्थडे रिएक्शन है। ध्यान है ना, यहाँ Br2+4 NaOH होता है, फिर यहाँ से Na2CO3 बार चला जाएगा, ट्वाइस NaBr बार चला जाएगा, ट्वाइस H2 बार चला जाएगा, तो इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट रीजन वर्क फंक्शन अगर तैयार हैं तो आप कर सकते हैं आराम से, ठीक है ना। और कई सारे पीछे वाले क्वेश्चंस में हम लोगों ने कर रखे हैं, ऐसी सारी चीजें सीख रखी, तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हो आप। कन्वर्ट एनिलीन टू, पहला है एनिलीन टू करना है बेंजीन, तो पहला है एनिलीन। तो एनिलीन तो आप लोग जानते हो, बेंजीन रिंग के ऊपर यहाँ क्या है, NH2, टू बेंजीन, यहाँ पे है बेंजीन। ओके, तो बताओ यहाँ नॉट टू मोर स्टेप तो वो दिया नहीं है। तो सबसे पहले देखो बेंजीन तक, सबसे पहले एनिलीन देखो डाई एजोटाइजेशन कर दिया करो, HNO2। और एरोमेटिक अमीन है, एलिफेटिक होती तो एल्कोहल में जाता है, एरोमेटिक है तो डाइजीनियम सॉल्ट इसका स्टेबल होता है। कब, एट लो टेम्परेचर, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस लिखा हो, या कभी कभार यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस की जगह पे 273 से 278 भी दिया हो सकता है। ठीक है, तो डाई एजोटाइजेशन में क्या होता है, डाई एजोनियम क्लोराइड मिल जाएगा अपने को, हाँ सर, N2Cl। अब उसके बाद अपने पास बताओ ये मिल जाएगा। उसके बाद आप सीधा सीधा इसका रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हो आप, H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड या इथेनॉल। ध्यान देना, ये भी बताया था, ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इन रिड्यूसिंग एजेंट का यूज कर सकते हो, ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, इथेनॉल और ये हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ये खुद को तो ऑक्सीडाइज कराएंगे, ये H3PO3 में जाएगा, फॉस्फोरस में चला जाएगा, ठीक है, और ये हाइपोफॉस्फोरस से फॉस्फोरस में चला जाएगा, ये इथेनॉल से एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये खुद को तो ऑक्सीडाइज कराएंगे, तो इसको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। ध्यान रखना है, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है, क्योंकि इट्स सेल्फ ऑक्सीडाइज्ड। तो ये क्या करते हैं, यहां से N2 रिलीज हो जाता है, यहां से, ठीक है, यहां से N2 रिलीज करके HCl बार हो जाता है और यहां से बेंजीन मिल जाती है। रिडक्शन के दौरान क्या मिल जाता है, बेंजीन। मतलब सिंपल सी रिडक्शन है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा यहाँ पे, तो ये HCl चला जाएगा, N2 वो यहाँ से जाएगा और यहाँ पे H जाके लग जाएगा, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो रिड्यूसिंग एजेंट जो अपने सिलेबस में हैं, जो काम के हैं 12th में, वो ये दोनों हैं। तो डाई एजोनियम क्लोराइड से जब भी डाई एजोनियम सॉल्ट दिया हो, तो डाई एजोनियम सॉल्ट से अगर बेंजीन बनानी है तो इसको यूज कर सकते हैं। अब किसी बच्चे के मन में आया कि सर ऐसे नहीं कर सकते, मैंने कहा कैसे, आप एक तरीका और है, मैं बता दे रहा हूं, है ना, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, डाइजीनियम सॉल्ट बना लिया, हाँ, डाई एजोनियम सॉल्ट बना के आप वार्म वाटर डाल दो, क्या डाल दो, वार्म वाटर, हाँ सर, तो क्या मिल जाएगा, तो सर फिनॉल मिल जाएगा। फिनॉल मिल गया, हाँ, फिनॉल में जिंक डस्ट डाल दो, जिंक डस्ट, Zn डस्ट, पता है ना, तो ये जिंक ऑक्साइड बाहर चला जाता है, ZnO बाहर जाएगा, तो यहाँ बेंजीन मिल जाएगा। तो ये भी कर सकते हैं, ठीक है, दिखा दिया। आप दोनों अलग अलग नोट कर लें, पर इस जगह में एक ही रखूंगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से अगला केस है बी। अगला केस बी में देखेंगे, सल्फानिलिक एसिड। अच्छा, एनिलीन से है सल्फानिलिक, तो पहले तो एनिलीन पता होना चाहिए, टू सल्फानिलिक। कल वाले पार्ट में हमने इसके बारे में चीजें जानी थी। सल्फानिलिक एसिड, बोलो, सल्फानिलिक एसिड क्या होता है, NH2 और यहां होता है SO3H, इसको बोलते हैं सल्फानिलिक, सल्फानिलिक एसिड, है ना, बोलो, सल्फानिलिक एसिड। तो इसका तो मतलब सल्फोनेशन करना है, तो सबसे पहले सल्फोनेशन करेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या मिल जाएगा, NH3 प्लस
HSO4 माइनस, पता है इसके पास लॉन पेयर होते हैं, ये प्रोटॉन को यहाँ से H प्लस लेगा तो अमोन एनिलीन से क्या बना जाएगा, बोलो एनिलीनियम आयन बनाएगा, और HSO4 माइनस इसके साथ सॉल्ट बना लेगा। हाँ सर। अब इसके बाद रीअरेंजमेंट करा दो, इसको हीट कर दो, 453 से लेके 473 इसको हीट कर दो। जैसे ही इसको हीट करके रीअरेंजमेंट करोगे, ठीक है, तो यहाँ से वाटर को बाहर करना है, बताया था मैंने आपको, यहाँ से OH और यहाँ से H, तो यहाँ NH2 हो जाएगा, और यहाँ से अपने पास क्या है, OH बाहर गया है, यहाँ से H बाहर गया है, तो यहाँ से मेरे पास जब OH बाहर चला जाएगा तो ये बनेगा मेरे पास SO3 माइनस, और इस जगह पे एक H है, रीअरेंजमेंट के दौरान SO3H मिल जाएगा। हाँ, और इसी से फिर हम लोग, ध्यान करो, इसी से फिर हम लोग क्या किया करते थे, NH2 यहाँ से H प्लस लेके NH3 प्लस बनाता था, SO3 माइनस बनाता था, इसी से ज्वेटर आयन भी बन जाता था सल्फानिलिक का। तो ये है अपने पास, ठीक है, ये भी कल भी बताया था आपको रिएक्शन के बारे में। ठीक, नेक्स्ट, ओके, एन अमाइड, अब ध्यान से समझना है ना, एन अमाइड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H7ON अंडरगोज हॉफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले एक अमाइड है ए एक अमाइड है, ठीक है सर, ये एक अमाइड है, और अमाइड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H7ON है, कभी कभार ON लिख देगा, कभी कभार NO लिख सकता है ना, अंडरगोज हॉफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। तो यहां पे कर रहे हैं हैप्पी बर्थडे, तो इससे क्या मिल रहा है, बी ऑन ट्रीटमेंट विद नाइट्रस एसिड, इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं नाइट्रस एसिड का मतलब HNO2 के साथ एट 273, अभी बताया था 273 से 278 केल्विन में भी लिख के आ सकता है, और 0 से 5 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकता है। तो फॉर्म सी क्या मिल रहा है, फॉर्म सी, एंड ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरोफॉर्म एंड इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म डी। अच्छा, इसी की रिएक्शन किसकी, ये जो बी बनेगा इसी की रिएक्शन हम लोग कह रहा है ना, जो बी अमीन बी बन रहा है, बी की ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं जब नाइट्रस एसिड से, तो हमें सी मिल रहा है, और एंड ऑन ट्रीटमेंट मतलब बी ही ट्रीट करेगा किसके साथ, क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस एल्कोहलिक पोटास या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो फॉर्म होगा डी। ओके, एंड सी ऑन ट्रीटमेंट विद, अब सी के लिए लिख रहा है विद इथेनॉल, इसकी रिएक्शन हम करा दे इथेनॉल के साथ, तो गिव्स ई मिलेगा। आइडेंटिफाई ABCDE एंड राइट सीक्वेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले इस अमाइड को बताओ क्या है, भाई साहब बताए आप क्या हैं, तो आपको पता है 7, ये C7 है, इसका मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल 6, अगर 6 या 6 से ज़्यादा होता है तो हम एरोमेटिक की ओर जाते हैं यहाँ पे। दूसरी बात, यहाँ 6 कार्बन तो रिंग के अंदर आ गए, और मेरे पास यहाँ 7 कार्बन है, कितने हैं, 7 हैं, कितने हैं, 7, तो मेरे पास यहाँ 7 कार्बन है, तो एक कार्बन हम रिंग से बाहर बना लेते हैं, ये बना लिया। उसके बाद एक ऑक्सीजन है और एक नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, कार्बन से ऑक्सीजन कैसे जुड़ा होगा, बोलो, यहाँ कार्बन से ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होता है, नाइट्रोजन सिंगल ही बॉन्डेड होता है, तो ये कर दिया। अब इसके हाइड्रोजन की बैलेंसी देख लो, यहाँ पे अपने पास एक हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5, हाँ, तो इसका मतलब यहाँ 7 हाइड्रोजन है, तो 2 इस जगह आ जाएंगे, तो नाइट्रोजन की ट्राइवैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी, ऑक्सीजन, तो ये मेरे पास बन जाएगा बेंजामाइड। क्या बन जाएगा, बेंजामाइड। तो ये जो ए है वो बेंजामाइड है, ठीक है। अब उसका हैप्पी बर्थडे करा दो, ठीक है, चलो एक एक करके करते हैं। तो ये आप पहले देख लो, मैपिंग देख लो आराम से तसल्ली से, फिर मैं आगे वाले पेज पर इसको कर रहा हूं। तो पहले तो ए है बेंजामाइड, तो ए है अपने पास ये बेंजामाइड, ये हो गया C डबल बॉन्ड O NH2 बेंजामाइड। बेंजीन अमाइड भी लिख सकते हो या बेंजामाइड लिख लो, ये है A। इसका हैप्पी बर्थडे का मतलब क्या होता है बेटा, Br2 प्लस 4KOH या NaOH जो आपको लेना हो, है ना,
यहाँ से हमें केवल प्रोडक्ट दिखा देने हैं, तो साइड प्रोडक्ट अपने को पता है यहाँ से क्या क्या बाहर जाएगा। एक तो K2CO3, एक KBr कितना 2, यहाँ से ट्वाइस KBr और यहाँ से ट्वाइस H2O। ये हमें दिखानी नहीं है रिएक्शन के दौरान, बस हमने बता दिया। और ये अमाइड से क्या बना देता है, हैप्पी बर्थडे रिएक्शन में अमाइड से क्या बन जाता है, अमीन। क्या बनता है, अमाइड से अमीन, CO को रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये मिलेगा, वो जो B है वो है बेंजीन, अपने पास यहाँ पे बन जाएगा NH2। तो ये मेरे पास एनिलीन मिल गया। क्या मिल गया, बेंजीन अमीन भी बोल सकते हैं या एनिलीन बोल दो। ये मेरे पास B हो गया। फिर इन्होंने क्या बोला है, एक एक करके देखते हैं। इस B का हम ट्रीटमेंट करते हैं। क्या बोला है, B से बना रहे हैं C नाइट्रस एसिड, डाई एजोटाइजेशन करवा रहे हैं। अब इसका जब डाई एजोटाइजेशन कराओगे नाइट्रस एसिड के साथ एट लो टेम्परेचर 273 से 278 या 0 से 5 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं, तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। तो ये बन गया C, ये बन गया अपने पास C, ठीक है ना। यहाँ पे वैसे साइड प्रोडक्ट दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये सब चीज़ें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है आपको, है ना। रिएक्शन दिखाना चाहो दिखा भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे इस चीज़ को मैं ऐसे करता, और ये हमने क्या कर लिया यहाँ पे बेटा, डाई एजोटाइजेशन, डाई एजोटाइजेशन। तो डाई एजोटाइजेशन में क्या होता है, एनिलीन से बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड मिलता है। तो ये मेरे पास मिल गया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, डाइएजोनियम क्लोराइड। इसको इन्होंने क्या बोला है प्यारे, C बोला है। क्या बोला है, C। और फिर कह रहा है B फर्दर हमारे पास रिएक्शन करता है CHCl3+ का एल्कोहलिक KOH के साथ। तो ये कार्बिल अमीन टेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। कार्बिल अमीन टेस्ट में क्या हुआ करता है कि NH2 किस में कन्वर्ट हो जाता है, NC में। किस में हो जाता है, NH2 से NC, ठीक है। NH2 से क्या हो जाता है, NC। तो ये NH2 का क्या हो जाएगा, फिनाइल आइसोसाइनाइड बन जाएगा। और इसको इन्होंने क्या बोल दिया है, ये है D, इसका नाम क्या है प्यारे, फिनाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है ना, फिनाइल आइसोसाइनाइड। वैसे मैं आपको बैलेंसिंग बता दे रहा हूँ, यहाँ 3 मोल लिखते थे, फिर आप क्या करते थे, यहाँ 3 KCl बाहर चला जाएगा, है ना। 3 KCl के साथ 3 H2O भी बाहर चला जाएगा, है ना। और इस वाले रिएक्शन में हमारे पास क्या होगा, अगर यहाँ 4 मोल लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एनिलीन के साथ साथ, अभी मैंने क्या बताया था आपको, एनिलीन के साथ यहाँ पे मेरे पास K2CO3 प्लस का ट्वाइस KBr प्लस का ट्वाइस H2O। पर क्योंकि यहाँ साइड प्रोडक्ट दिखाने की जरूरत नहीं है मैपिंग वाले में, तो मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे बैलेंसिंग भी मत दिखाओ, अगर तुम इसको नहीं कर रहे हो तो यहाँ बैलेंसिंग दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर बाई प्रोडक्ट नहीं दिखा रहे तो बैलेंसिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। तो ABCD पूछे थे, सारी चीजें हो गई। कुछ और बचा, एक शायद E और है क्या, नहीं, आगे वाले क्वेश्चन की तरफ नहीं, पीछे में ये बन गया D। हाँ, EB तो है, इथेनॉल से भी करा रहे हैं, तो देख लें इथेनॉल से। इस C की रिएक्शन फिर हम करा रहे हैं, किससे करा रहे हैं, इथेनॉल से। तो जैसे ही यहाँ इथेनॉल डालेंगे, अभी पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने आपको इथेनॉल और H3PO2 के लिए बताया था कि हाइपोफॉस्फोरस एसिड खुद को ऑक्सीडाइज करके H3PO3 और इथेनॉल खुद को ऑक्सीडाइज करके क्या है, इथेनॉल अल्कोहल ही तो है। और प्राइमरी अल्कोहल खुद को ऑक्सीडाइज करता है, सिंगल टाइम ऑक्सीडेशन के दौरान एल्डिहाइड बनाता है। तो इथेनॉल से क्या बन जाएगा, एस्टल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये मेरे पास यहाँ से इसको रिड्यूस कर देगा डाइएजोटाइजेशन में, यहाँ से N2 बाहर जाएगा, यहाँ से HCl बाहर जाएगा, और ये खुद को ऑक्सीडाइज कर लेगा, तो यहाँ पे CH3CHO बन जाएगा। अब तुम चाहो तो इसको ऐसे करके दिखा सकते हो, बताया था कि ये हो या H3PO2 हो, इससे ये बेंजीन में रिड्यूस कर देता है इसको, और खुद को ऑक्सीडाइज करके एल्कोहल से किस में जाएगा, एल्डिहाइड में चला जाएगा। तो ये चीज़ें आपने सभी में बाई प्रोडक्ट्स नहीं दिखाए हैं, तो यहाँ भी दिखाने की जरूरत नहीं, पर मैंने सारे इन सभी रिएक्शन में बाई प्रोडक्ट आपको लिख के इसलिए बता दिया कि आप अपनी कॉपी में अलग अलग लिखना चाहें तो भी रिएक्शन लिख सकते हैं, ठीक है।
तो ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है यहाँ पे, जो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, इट सेल्फ ऑक्सीडाइज, और डाइजीनियम क्लोराइड को बेंजीन में कन्वर्ट कर देगा। तो ये मेरे पास जो है E, ये मेरे पास क्या है, बेंजीन। तो यहाँ ABCD पूछा था, A बेंजामाइड है, B एनिलीन है, C बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड है, D अपने पास फिनाइल आइसोसाइनाइड है जिसकी फाउल स्मेलिंग होती है, सब लोग जानते हो फाउल स्मेलिंग, और ये आइसोसाइनाइड टेस्ट या कार्बोनामीन टेस्ट है, यहाँ रिडक्शन करा रहे हैं, तो E मेरे पास बेंजीन है। ठीक, नेक्स्ट। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज हिंसबर्ग रीजेंट। तो फर्स्ट का A है कि व्हाट इज हिंसबर्ग रीजेंट, व्हाट इज हिंसबर्ग रीजेंट। तो हिंसबर्ग रीजेंट प्यारे क्या होता है। अब ये सारी चीजें तो आपको खुद ही लिख लेनी चाहिए कि सर इट इज, हिंसबर्ग रीजेंट क्या होता है, इट इज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इट इज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड होता है। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड कैसा दिखने में होता है, बताया था ना, C6H5S डबल बॉन्ड O Cl, ये एंड इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन्स। ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अमीन को डिस्टिंग्विश करते हैं। ठीक है ना, केवल डेफिनेशन पूछिए, पीछे रीजेंट के बारे में बहुत जगह हम बात करके आए हैं। ठीक है। B, अगला हमसे कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। खास बात बेसिक स्ट्रेंथ के साथ गैसियस फेज दे दिया है। गैसियस फेज में तो वही होता है 3, 2, 1, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड अमोनिया। क्यों, क्योंकि ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, है ना। एक्वस होता तो ध्यान देना पड़ता है कि इथाइल के केस में क्या होता था 2, 3, 1, और मिथाइल के केस में क्या होता था 2, 1, 3, डिसेंडिंग ऑर्डर का। तो यहां पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन गैस फेज, इन गैस फेज, गैसियस फेज लिख दो या गैस फेज लिख दो। तो अपने को पता है इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, टर्सरी। टर्सरी कौन सा है इसमें, C2H, इंक्रीजिंग का मतलब सबसे कम, तो C2H5NH2 प्राइमरी। देन इससे ज्यादा किसकी होगी बेसिक स्ट्रेंथ, सेकेंडरी के, C2H5 का होल ट्वाइस NH, और सबसे ज्यादा किसका होगा, टर्सरी का, C2H5 यहाँ पे का होल थ्राइस N। तो अपने को पता है कि यहाँ पे ये कौन सा है, प्राइमरी अमीन, ये कैसा है, सेकेंडरी अमीन, ये कैसा है, टर्सरी। इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है तो कम से ज्यादा की ओर लिखेंगे। इसका गैसियस फेज में क्यों बेसिसिटी ज्यादा होती, क्योंकि इसके बाद 3 एल्काइल ग्रुप लगे, तीनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नाइट्रोजन में बढ़ा देंगे, जिससे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी उसकी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी को ही बेसिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये ऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा इधर जगह थी, कोई नहीं, वही बन गया। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। अगला है मिथाइल अमीन इज मोर बेसिक देन एनिलीन। अभी बताया था एलिफेटिक अमोनिया से भी मोर बेसिक होते हैं, एरोमेटिक से तो अमोनिया होती है, तो एलिफेटिक तो एरोमेटिक से कई गुना ज्यादा बेसिक हो जाएंगे। देखो अगर मैं मिथाइल अमीन की बात करूं तो मिथाइल अमीन इस तरीके से है, हाँ सर, और एनिलीन इस तरीके से है, हाँ सर। अब आप मुझे खुद बताओ, मोर बेसिक एक तो तरीका ये है कि आप ऐसे ही बता दो, देखो दोनों के पास नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, हाँ, इसके लोन पेयर कैसे, इसके लोन पेयर हैं लोकेलाइज्ड, कैसे हैं, लोकेलाइज्ड लोन पेयर। क्यों, क्योंकि ये रिंग में यहाँ कहीं ऐसा तो है नहीं कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हो, पर ये लोन पेयर सिंगल डबल यहाँ पे ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये लोन पेयर कैसे हैं, डी लोकेलाइज्ड, कैसे हैं, डी लोकेलाइज्ड, तो डी लोकलाइज्ड लोन पेयर हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे लोकलाइज्ड है, यहाँ पे डी लोकलाइज्ड है। ऊपर से इधर क्या लगा हुआ है, एक मिथाइल लगा हुआ, कैसा होता है, प्लस आई, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देगा,
इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी फॉर प्रोटोनेशन। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, खींच रहा है, विड्रॉइंग लगा हुआ है, इसका मतलब है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाएंगे तो इस पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी कैसी हो जाएगी, लेस हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी जब लेस हो जाएगी तो डोनेटिंग टेंडेंसी भी लेस हो जाएगी, तो ये लेस बेसिक होता है। ठीक है ना, तो समझ गए। चलो मैं लिख देता हूं, इन मिथाइलअमीन in methylamine there is a localized lone pair and electron releasing group plus I group which क्या करेगा, which increases the electron density on nitrogen, making them more electron donating tendency to protonation, more electron donating tendency for protonation. इलेक्ट्रॉन डोनेट करना किसके लिए होता है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है, while in aniline है ना, lone pair on nitrogen is delocalized, ठीक है, delocalized into the benzene ring है ना, through resonance making है ना, making them less electron donating, या बोल सकते हो सो इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी या लेस इलेक्ट्रॉन making them less electron donating tendency through resonance ऐसे करने के बाद यहां से ऐसे लिख दो। अब ये डीलोकलाइजेशन के दौरान रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर गए, तो दैट्स बाय there is less availability of electron donation, या donation for protonation, less availability of electron donation for protonation. Therefore, thus CH3NH2 is more basic than aniline C6H5NH2। ठीक है ना, मोटी मोटी बात आप समझ चुके हैं कि लोकलाइज्ड लोन पेयर या डीलोकलाइज्ड लोन पेयर लोकलाइज्ड हैं, तो ये अपनी क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी इनकी ज़्यादा होगी, इनकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी कम होगी, और इधर से प्लस आई भी लगा है तो ये इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन बढ़ा देगा, इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी और ज़्यादा हो जाएगी, तो इसका बेसिक मोर बेसिक हो जाएगी। ये कैसा हो जाएगा, मोर बेसिक, और ये कैसा होगा बेटा, लेस बेसिक। कैसा होगा, लेस बेसिक। अपने तरीके से उसको मैंने आपको वैसे भी एक्सप्लेन कर दिया, और लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो।
बी है एनिलीन रीडली रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर टू गिव 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वाले पार्ट को एनिलीन रीडली रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर टू गिव 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। तो यहाँ तो स्पेस नहीं है, अगले पेज पे करते हैं। एक चीज यहाँ ध्यान देना बेटा, ये वाली चीज स्पेलिंग सही कर देना यार। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सही कर लो, ये अवेलेबिलिटी होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ। हाँ, अब है एनिलीन रीडली रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर टू गिव 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। तो इसका रीजन बताना है, रिएक्शन नहीं पूछा है। तो आगे देख, अच्छा इस पर सी है, यहाँ पे मेरे पास ए है, ए में जगह इतनी है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, कि आपने इसको स्क्रीनशॉट ले लो यहीं पे, है ना, या आप इसको ऐसे कर दे रहा हूं मैं, ये प्राइमरी अमीन्स वाला, इसके लिए कम स्पेस की रिक्वायरमेंट है तो मैं सेकंड वाले को यहां बना दे रहा हूं, ठीक है। हम लोगों को पता है कि एनिलीन की रिएक्शन जब हम लोग ब्रोमीन वाटर से कराते हैं, तो हमें पता है कि यहाँ पे हमें क्या मिलता है, पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है। और उसकी वजह भी हमने आपको बता रखी है, अगर आपको ध्यान है तो, कि ये यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है और यहाँ पे मिलने वाला इलेक्ट्रोफाइल जो होगा Br+ वो एक्सिस में होता है। इस वजह से यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2,4,6 है ना, ट्राई ब्रोमो एनिलीन मिलता है, पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है, क्योंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के केस में। अच्छा ठीक है, तो ये कह रहा है रीडली सॉल्युबल, रीडली ये हमें 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन देता है। इसका रीजन बताओ, एनिलीन रीडली रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर, ऐसा क्यों है? तो अपने को पता है कि NH2 जो होता है, द NH2 ग्रुप इन एनिलीन इज strongly activating group which increases, जिसकी वजह से क्या होता है, ये लॉन पेयर सिंगल डबल है ना, +m की वजह से स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। और ये which increases इलेक्ट्रॉन डेंसिटी at ortho and para position. This activation makes ring activate. This activation makes ring reactive, है ना, allowing substitution to occurs all three positions. That's why aniline readily give 2,4,6 ट्राई-ब्रोमो एनिलीन विद ब्रोमीन वाटर। आप सिंपल सा ध्यान करो, आपको बता चुके हैं। पहली बात तो यहाँ से ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, ये +m है, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होता है। ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ये अपने लॉन पेयर डोनेट करके यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे माइनस आएगा, फिर यहाँ पे माइनस आएगा, फिर यहाँ पे माइनस आएगा। तो इन ऑर्थोपैरा पे क्या होगा, इन ऑर्थोपैरा पे क्या होगा प्यारे, बोले,
यहाँ ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। और क्योंकि ये मोर एक्टिवेशन इफेक्ट की वजह से क्या होता है, अलाउ करता है इस सब्स्टिट्यूएंट को कि ये इसकी जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है उन सभी पोजीशंस को ऑक्यूपाई कर ले, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन रीडली यहाँ पे क्या हो जाता है, ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करके प्राप्त होता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना अपने पास। अगला है सी, सेकंड का सी, तो ये सेकंड का क्या है बी। सेकंड के सी में क्या कह रहा है, प्राइमरी अमीन, तो प्राइमरी अमीन, तो ये प्राइमरी अमीन ले लिया हमने RNS2, हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स देन टर्सरी अमीन। टर्सरी अमीन कैसा होता, R3N, ये कैसा है टर्सरी अमीन, ये कैसा है प्राइमरी अमीन। तो गिव रीजन है, तो यहां से तो हम स्मॉल शब्दों में हम क्या बता सकते हैं प्यारे, कि बोल सकते हैं ड्यू टू प्राइम, ये लिख लोगे ना, प्राइमरी अमीन हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द टर्सरी अमीन बिकॉज देयर इज ड्यू टू ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ, ऐसे लिख दो ड्यू टू, यहां क्या लिख दोगे, ड्यू टू ग्रेटर, पहले यहां तक लिखना, यहां के आगे लिखना, यहां पे स्पेस का मैं इसलिए, ड्यू टू ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सबको पता है इसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो ये यहाँ पे ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दैट्स वाई प्राइमरी अमीन का क्या हो जाएगा, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास बढ़ने के कारण बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। तो प्राइमरी अमीन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द टर्सरी अमीन बिकॉज प्राइमरी अमीन्स क्या करते हैं, बोलो देयर इज ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। तो ये अच्छे सवाल हैं, रीजन देखना, आराम से देना, ठीक है ना। नेक्स्ट लो और अच्छा सवाल, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, पहले तो मैपिंग करते हैं। ए है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C7H7NO, रिएक्ट विद ब्रोमीन ऑब्लिक एक्वस KOH, इसकी रिएक्शन दे रखी है ब्रोमीन ऑब्लिक एक्वस KOH है। हैप्पी बर्थडे रिएक्शन दे रखी है। गिव कंपाउंड बी, यहां से मिल रहा है बी, विच अपॉन रिएक्शन विद NaNO2 एंड HCl, इसकी रिएक्शन करते हैं NaNO2 प्लस HCl एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो एट 0 डिग्री सेल्सियस दे दे या 0 से 5 डिग्री सेल्सियस भी दे दे, लो टेम्परेचर की बात होती है, ठीक ना। गिव्स C, तो यहां कंपाउंड मिल रहा है C। कंपाउंड C ऑन हीटिंग विद इथेनॉल, इसकी हीटिंग कर रहे हैं इथेनॉल के साथ, ठीक है। गिव्स आ हाइड्रोकार्बन D, तो यहां से जो D मिल रहा है वो एक हाइड्रोकार्बन है। कंपाउंड B ऑन फर्दर रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर, कंपाउंड B फर्दर रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर के साथ कर रहा है। गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कंपाउंड E, यहां से जो कंपाउंड E मिल रहा है ये व्हाइट प्रेसिपिटेट दे रहा है, व्हाइट PPT मिल रहा है इसका। आइडेंटिफाई द कंपाउंड ABCDE, ऑल्सो जस्टिफाई योर आंसर गिवन रिलीवेंट, इस तरीके के पीछे कर चुके। सबसे पहले यहां से ना ये बताओ कौन है, तो कार्बन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल 6 हैं, अगर 6 से ज्यादा हैं या 6 तक हैं तो यहाँ पे एरोमेटिक रिंग बना लिया करो। और 7 का मतलब क्या है, एक कार्बन रिंग के बाहर है तो यहाँ कार्बन लिख लो। अब अपने को इसकी एक नाइट्रोजन भी है, तो कार्बन नाइट्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, एक ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और नाइट्रोजन की ट्राइवेलेंसी के लिए यहाँ पे H2 कर देंगे। तो देख लें, अभी इससे पीछे बताया था, तो ये 6 कार्बन तो यहाँ हो गए रिंग के अंदर, है ना, और ये 6 कार्बन, एक ये 7वां कार्बन हो गया, तो 7 कार्बन हो गए। अपने पास 5 हाइड्रोजन, इन 5 पोजीशंस पे हाइड्रोजन है, हाँ ठीक है, और 2 हाइड्रोजन ये हो गए, तो 7 हाइड्रोजन हो गए, एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन, ठीक है। ये मिल जाएगा मेरे को, क्या मिल जाएगा प्यारे, यहाँ से ये मेरे पास आ गया बेंजामाइड, क्या आ गया बेंजामाइड, ये पता चल गया। अब सारी चीजें हो गई, है ना। मैं आगे वाले पेज पे बना दे रहा हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, या यहीं पे कर सकते हैं। मेरे पास ये कौन है, यहाँ पे बेंजामाइड, यहाँ पे क्या आ गया बेंजामाइड, C डबल बॉन्ड O NH2, ये मेरे पास A है बेंजामाइड, ठीक है, ये बेंजामाइड है। इसका हैप्पी बर्थडे मतलब Br2 प्लस क्या है एक्वस KOH,
तो अपने को पता अमाइड अमीन में चला जाता है, तो अमाइड से हमें क्या मिल जाएगा, अमीन मिल जाएगा। तो ये मेरे पास बी मिल गया, एनिलीन क्या मिल गया, एनिलीन मिल गया। उसके बाद इसकी रिएक्शन किससे करा रहा है, वो कह रहा है NaNO2, क्या करा रहा है, NaNO2 प्लस HCl एट 0 डिग्री सेल्सियस। लो टेम्परेचर 0 to 5 होता है, 0 भी देते कोई दिक्कत नहीं। डाईएजोटाइजेशन कर देंगे और डाईएजोटाइजेशन करने के बाद यहाँ से क्या मिल जाएगा, N2 प्लस Cl माइनस। उसके बाद कह रहा है इसकी रिएक्शन इथेनॉल के साथ इसको हीट कर देंगे। अभी बताया था ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसको डाइनियम क्लोराइड से क्या बना देता है, बेंजीन बना देता है यहाँ पे, और खुद को ऑक्सीडाइज करके एस्टल्डिहाइड बना लेता है। और उसके बाद कह रहा है इसकी रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से कर रहे हैं। तो ब्रोमीन वाटर की रिएक्शन अभी तो बता के आए थे कि ये पावरफुल एक्टिवेशन इफेक्ट शो करता है, और इसका मतलब ये यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दे रखा है। तो मिलने वाला इलेक्ट्रोफाइल जो भी होगा वो यहाँ पे कहाँ पे जाएगा, ये प्लस M है तो इसके ऑर्थोपैरा की प्रत्येक पोजीशन जाएगा। किसके, पावरफुल एक्टिवेशन इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे बढ़ जाती है, ऑर्थोपैरा की प्रत्येक पोजीशन बढ़ जाती है। तो यहाँ पे ये रिंग को एक्टिवेट कर देता है और ये आने वाला इलेक्ट्रोफाइल तीनों पोजीशन पे चला जाता है यहाँ से, क्योंकि पोलर प्रोटिक में पॉली कैसा बनता है, पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है। अपने को पता है ना ये कैसा है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देगा। तो यहाँ से हमारे पास NH2 लगा हुआ है, इसके ऑर्थो और पैरा पे हमें ब्रोमीन लगा देना है। इसका नाम अभी बताया था पीछे वाले क्वेश्चन, ट्राई ब्रोमो लग जाएगा, 246 ट्राई ब्रोमो। और ये क्या हो जाएगा, ट्राई ब्रोमो के साथ बेटा एनिलीन है। और ये कैसा प्रेसिपिटेट होता है, इसका व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, ये भी बताया गया, व्हाइट PPT देता है। तो यहाँ से मेरे को आइडेंटिफाई करना था ABC। तो A मेरे पास बेंजामाइड हो गया, B मेरे पास एनिलीन हो गया, C मेरे पास यहाँ पे है तो ये बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, बोलो प्यारे, है ना, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है। और डी मेरे पास एक हाइड्रोकार्बन है, यस, ये C6H6 बेंजीन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है, बेंजीन एक हाइड्रोकार्बन ही है, ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और ये मेरे पास E आ चुका है जो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल रहा है हमें। तो ये सारी रिएक्शंस हैं। अभी पीछे क्वेश्चन में किया था, बस अंतर शायद यहाँ पे था, है ना, ऐसा एक क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग शायद, देखते हैं। आपने किया था अभी एक क्वेश्चन इसी तरीके का, ये देखें इसी तरीके का था, बस अंतर कितना था, यहाँ वाले में यहाँ कार्बोलामीन टेस्ट दिया था, ये सारी रिएक्शन तो सेम ही है, कार्बोलामीन दिया था। बोलो, ऐसे तरीके से घूम रहे हो भाई, चलते हैं इस पे, यहाँ जगह नहीं चाहिए तो यहाँ पे, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से करें, ये मैपिंग है इसकी, देख लें एक बार, और यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ठीक। तो ये सारी चीजें हो गई हैं। नेक्स्ट, काफी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान दें। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसकी मैपिंग पहले करते हैं, विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H7NO2। अच्छा, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका नाम नहीं दिया है, अननोन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ध्यान से, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C7H7NO2। कह रहा ए एग्जिस्ट्स इन 3 आइसोमेरिक फॉर्म, ये एग्जिस्ट करता है 3 आइसोमेरिक फॉर्म। द आइसोमर ए, इनमें से एक आइसोमर ए है, ए आइसोमर, तीनों में से एक जो आइसोमर ए है, हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 3, ठीक है। ए ऑन रिडक्शन गिव्स बी, इसका जब रिडक्शन करते हैं तो देता है बी। विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C7H9N। बी ऑन ट्रीटमेंट विद, और बी का ट्रीटमेंट करते हैं NaNO2/HCl,
एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस फॉर्म कंपाउंड सी, तो यहां से कंपाउंड सी मिलता है। ऑन ट्रीटमेंट सी विद H3PO2, इसका ट्रीटमेंट H3PO2 के साथ करते हैं। इट गेट्स कन्वर्टेड टू D विद फॉर्मूला C7H8, तो ये हमें D में कन्वर्ट होके क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, C7H8। अच्छा, विच ऑन फर्दर रिएक्शन विद, इसकी रिएक्शन फर्दर कराते हैं, CrO2Cl2 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस फॉर्म। तो अच्छा, ये फर्स्ट है और सेकंड यहीं पे क्या है अपने पास, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ठीक है, E बनता है इससे क्या फॉर्म, E, यहां से बनता है E, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C7H6O। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड A2E, राइट केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व। ठीक है, ये कह रहा है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, वो एग्जिस्ट करता है 3 आइसोमेरिक फॉर्म में, जिसमें से एक आइसोमर जो A है वो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट का है, उसका रिडक्शन करने पर B मिलता है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये, और इसकी रिएक्शन B की रिएक्शन NaNO2HCl के साथ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं, तो उससे कंपाउंड C मिलता है। C फिर H3PO2 के साथ हमें D देता है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, और इसकी रिएक्शन क्रोमिल क्लोराइड के साथ उसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो E मिलता है। तो हमसे कह रहा है A2E सभी कंपाउंड्स को राइट करो और केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व करते हुए। तो एक एक करके पहले यहां से ना A समझ लो क्या है। सबसे पहले गुरु बताए हमें यहाँ पे कि कार्बन क्या है, ग्रेटर या इक्वल 6 होते हैं, 6 से के बराबर या 6 से ज्यादा, तो हम एरोमेटिक मतलब रिंग बना लेंगे 6 कार्बन की। अब ये कह रहा है जो A है वो ऐसा आइसोमर है, अच्छा यहाँ 7 हैं, तो इसका मतलब एक कार्बन रिंग के बाहर है। हाँ, और रिंग में कितने हाइड्रोजन हैं सर, रिंग में 5 हाइड्रोजन हैं, तो बकाया 2 इसके पास होंगे तभी 7 होंगे, पर इसकी टेट्रा वैलेंसी के लिए 3 चाहिए, तो रुको कुछ और भी है। ये ऐसा आइसोमर है जो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट रखता है, तो इसका मतलब ये पैरा आइसोमर होना चाहिए। 3 आइसोमर होते हैं, हाँ सर, 3 आइसोमेरिक फॉर्म कौन सी हो सकती हैं सर, ऑर्थो, मेटा, पैरा। तो इसमें से जो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट का होता है, मेल्टिंग पॉइंट हायर, बॉइलिंग पॉइंट में मोप होता था, मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता था, मापो। तो ध्यान रखो, तो इसमें अपने पास मेल्टिंग पॉइंट में मोप होता था, बॉइलिंग पॉइंट में होता था मापो। तो अपने पास क्या आ जाएगा, तो मेल्टिंग पॉइंट में क्या आएगा, मोप, है ना, मेल्टिंग पॉइंट में ये होता था, और बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता था, मापो। ध्यान करो, तो अपने पास सॉरी उल्टा हम यहां पे मोप ऐसे होता था, और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होता था, मापो, उसमें ऐसे होता था। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो का ज्यादा होता, मेल्टिंग पॉइंट पैरा का ज्यादा होता, ड्यू टू सिमेट्री। ध्यान है अपने पास, हाँ। तो इसका मतलब यहाँ पे ये पैरा आइसोमर होगा, क्या होगा, पैरा आइसोमर। पैरा आइसोमर है तो इसके पैरा पे फिर का कौन बचा हुआ, नाइट्रोजन होगा, NO2 ग्रुप लगा हुआ, ये NO2 पूरा लगा हुआ, तो हम पैरा पे नाइट्रो ग्रुप लगा लिया। तो अब मेरे पास इसका मतलब 1 2 3 4 जगह हाइड्रोजन बचे, तो तीनों हाइड्रोजन फिर इसकी टेट्रा वैलेंसी मेंटेन कर लेंगे, तो ये कंपाउंड बन जाएगा जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C7H7NO2। इसका मतलब ये मेरे पास क्या मिल गया, पैरा नाइट्रोटॉयलीन। क्या मिल गया, पैरा नाइट्रोटॉयलीन। पैरा पे क्या है, 1,4 पोजीशन को क्या बोलते हैं बेटा, 1,4 पोजीशन को पैरा बोलते हैं, और इस पूरे को क्या बोलते हैं, टॉयलीन बोलते हैं। ठीक है, तो इसी की रिएक्शन अब करानी, इसका रिडक्शन कराना है, B बनाना है। ठीक है, उसका डाइएजुटाइजेशन कराना है, फिर रिडक्शन कराना है, फिर और ये यहाँ पता है ना, ये डाइएजुटाइजेशन है, ये रिडक्शन है, फिर ये इटार्ड है ना। इसका मतलब इटार्ड है, तो यहाँ पे मेरे पास मिथाइल ग्रुप होगा, उसको बेंजल्डिहाइड में ले जाएगा। ठीक है, टॉयलीन से बेंजल्डिहाइड। तो देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले हमारे पास ये देख लेना क्वेश्चन, एक बार आराम से चेक कर लो यहाँ से, ठीक है ना, दिख रहा है ना आपको, आराम से। ठीक, अब यहाँ से सबसे पहले हम A बनाते हैं। तो A मेरे पास है पैरा नाइट्रोटॉयलीन, तो ये टॉयलीन है, इसके पैरा पे NO2 ग्रुप लगा हुआ है, दिस इज पैरा या 4 नाइट्रोटॉयलीन बोल देंगे, IPAC लिखेंगे, तो 4 नाइट्रोटॉयलीन। ठीक है सर, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से। फिर उसके बाद इसका रिडक्शन करना। अब रिडक्शन के लिए आप यहाँ पे
Fe प्लस HCl ले सकते हैं, Sn प्लस HCl ले सकते हैं, कैटालिटिक हाइड्रोजीनेशन करा सकते हैं, ठीक है ना, H2PD बताया था। तो आप इनमें से कुछ भी लेंगे तो यहाँ हाइड्रोजीनेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजीनेशन। तो देख लें, यहां से ये NO2 को किस में कन्वर्ट कर लेंगे? ये मेरे पास A आ गया, और इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होने की वजह क्या होती है बेटा? यहाँ पे जो आपके पास लिखा हुआ है कि यहाँ पे अपने पास क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे मेरे पास कि ये मेल्टिंग पॉइंट IS क्यों रखता है? क्योंकि पैरा आइसोमर कैसा होता है? सिमेट्री की वजह से, ड्यू टू सिमेट्री, ड्यू टू सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, ड्यू टू सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, इट इज बेटर फिट इनटू द क्रिस्टल लैटिस। पता है ना, इस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो यहाँ पे अच्छा रिडक्शन कर रहे हैं तो यहाँ NO2 थोड़ी रहेगा, अब क्या हो जाएगा? यही NO2 NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। केवल इतना समझो, ये NO2 से NH2 में कन्वर्ट हो गया। पता है ना, यहाँ 6 नेसेंट हाइड्रोजन होते हैं रिडक्शन के दौरान, 2 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन, यहाँ से वाटर रिलीज हो जाता है, 2 हाइड्रोजन इसको ट्राइवेलेंसी कंप्लीट करते हैं। तो ये मिल गया अपने पास। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बोलो, इसका नाम क्या बोल सकते हैं? बोल सकते हैं 4 पे मिथाइल है और एनिलीन, 4 मिथाइल एनिलीन, ठीक है, एनिलीन। अच्छा, अब इसके लिए मैंने इसको 1 2 3 4 करते हुए इसको 4 पे मिथाइल बोल दिया, इस पूरे को एनिलीन बोल दिया, ठीक है ना। टॉलिन के टर्म्स में भी लिख सकते हो, एनिलीन के टर्म्स में भी लिख सकते हो, ठीक है, एनिलीन। और वैसे लिखते तो 4 पे अमीनो और टॉलिन लिख देते, ठीक। अच्छा, ऐसा करके हमने क्या किया, यहाँ पे इसका डाइएजोटाइजेशन है, तो यहाँ पे लिखा है NaNO2 प्लस HCl एट लो टेम्परेचर। तो डाइएजोटाइजेशन में आपको पता है कि एनिलीन वाला पार्ट जो होता है, ये वाला पार्ट, ये डाइजेस्टाइजेशन में किसमें कन्वर्ट हो जाता है? N2 प्लस Cl माइनस में। हाँ सर, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मिथाइल से। ये जो है NH2 ये हो जाएगा N2 प्लस और Cl माइनस में, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या मिल गया? 4 पे मिथाइल बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड मिल गया, ठीक है। इसके लिए ये 1 था, ये 4 था। इसके लिए यहाँ पे पता है ये पूरा बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड है और इसके 4 पे क्या है ये। अच्छा, मैंने यहाँ एनिलीन क्यों लिख दिया था? क्योंकि एनिलीन से हमें बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड मिलता है, इसलिए एनिलीन के टर्म्स में लिख दिया था। अब उसके बाद कह रहा है इसका रिडक्शन C2H5OH। पता है कि या तो H3PO2 होता है रिड्यूसिंग एजेंट, यहाँ पे डाइजेनियम सॉल्ट को बेंजीन बनाता है, या इथेनॉल होता है। तो इसके साथ रीड करने पर ये क्या होता है? इस डाइएजोनियम क्लोराइड से ये बेंजीन बना देता है। तो डाइएजोनियम क्लोराइड तो इतना है अपने पास, यहाँ से क्या बना देगा? बेंजीन। ये बेंजीन कितने का बनाता है सर? इतने पार्ट को। डाइनियम क्लोराइड से इसको क्या करता है? रिड्यूस कर देता है, खुद को ऑक्सीडाइज करके एसिटाल्डिहाइड बना लेता है, रिड्यूस करके बेंजीन बना लेता है। पर इसमें एक मिथाइल ग्रुप लगा है, तो इतने पार्ट का बेंजीन बना है, और उसमें जो मिथाइल लगा तो ये बेंजीन का डेरिवेटिव बन गया टॉयलीन। क्या बन गया? टॉयलीन, जिसको हम लोग ये टॉयलीन हो गया। फिर इन्होंने कहा है कि इसमें की रिएक्शन CrO2Cl2 के साथ कराते हैं फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो ऐसा करने पर आपको एक चीज ध्यान है कि CrO2Cl2 टॉयलीन से क्या होता था? CrO2Cl2 विद CCl4। अब इन्होंने नहीं CCl4 बोला है यहाँ पे, ऐसा जरूरी नहीं कि यहाँ CCl4 दे, ठीक है। CrO2Cl2 से हम समझ लेंगे, तो उसका क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स मिलता था यहाँ से ब्राउन कलर का, और उसका हाइड्रोलिसिस करने पर क्या मिलता था? एल्डिहाइड मिल जाता था। तो ये CH3 ग्रुप CHO ग्रुप में कन्वर्ट होता था। इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते थे? इटार्ड रिएक्शन बोलते थे। तो ये वाले रीजेंट हमें इटार्ड की ध्यान दिला रहे हैं। किसकी ध्यान दिला रहे हैं? इटार्ड रिएक्शन की। इटार्ड रिएक्शन में पता है CH3 ग्रुप किस में जाता था? CHO ग्रुप में जाता था। अब ये रिएक्शंस के खेल हैं सारे। तो यहाँ पे हमने रिडक्शन रिएक्शन कर ली, डाइएजोटाइजेशन कर दी, फिर से रिडक्शन कर दिया। रिडक्शन इसमें इतने का हुआ तो ये रिंग दे दिया, ऊपर CH3 लगा था तो बेंजीन का डेरिवेटिव मिलेगा, और बेंजीन का डेरिवेटिव टॉलिन का हम लोग क्या करते हैं? CrO2Cl2 के साथ हाइड्रोलिसिस करा देते तो बेंजल्डिहाइड मिल गया, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया? बेंजल्डिहाइड, ठीक है। और हमसे क्या करा रहा है? कुछ और देखते हैं पीछे। हमने ए हो गया हमारे पास, बी ये है। अच्छा, C7H9N, यहां देखो इसका C7H9N, ये C7H9N है। अच्छा, और किस किस में दिया हुआ है? यहां पे मेरे पास ये हो चुका है, C में नहीं है, इसका C7H8 है। इसमें कितना है?
ये है C7H8, इसका दे रखा है C7H8 और इसका दे रखा है C7H6O। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक भी कर ले रहे हैं। 7 कार्बन रिंग के अंदर, 6 और 1 7 हो गए, 9 हाइड्रोजन, ये 4 हैं, 3 7 और 2 9 सही है, ये वाला सही है। यहाँ से देखेंगे तो ये 6 कार्बन एक रिंग के बाहर और रिंग में 5 हाइड्रोजन और 3 वो 8 सही है। इसमें अभी सब सही होगा ना, 7 कार्बन है बिल्कुल, 6 ये 7 और 5 रिंग के अंदर एक हाइड्रोजन, ठीक है बढ़िया। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है ना। और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या दे रखा था पीछे, C7H7NO2, ये था C7H7NO2, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ और तो नहीं बचा है हमारे पास, ABCD E इतना ही था, ठीक है बढ़िया। तो ए राइट द स्ट्रक्चर और रिएक्शन हो गई। ये मेरे पास A है तो एक एक करके बता दो। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है। तो ABCD यहाँ पे कौन कौन है, सारे सभी के हमने क्या लिख दिए, सारे कंपाउंड्स के नाम लिख दिए, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से। यहां कह रहा है आइडेंटिफाई ABCD। अच्छा यहां देखो, ये बेंजिल क्लोराइड है, क्या है सर, ये बेंजिल क्लोराइड है। हाँ सर, ये बेंजिल क्लोराइड है। यहां पे क्या है, अगर मैं यहां पे नाइट्रो रिप्लेस कर दूं और यहां पे CH3 कर दूं तो ये क्या है, मिथाइल बेंजीन है। हाँ, तो इसमें नाइट्रो लगा दिया है तो नाइट्रो मिथाइल बेंजीन, इसका नाम क्या है, नाइट्रो मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन ये है। उसके बाद आप ध्यान से समझना। अब मुझे बताओ आप एक चीज कि यहां पे मेरे पास A है, हाँ यहां पे A है, तो A के लिए मेरे पास यहां पे क्या दिखाई दे रहा है, Cl के प्लेस पे NO2 आ रहा है। हाँ सर, तो यहां से क्या हम कर सकते हैं, तो मैंने कहा आपको ध्यान है, RCl की रिएक्शन AgNO2 से करते थे तो हमें RNO2 मिलता था और AgCl का प्रेसिपिटेट मिलता था वाइट। हाँ ये, हाँ सर, और अगर इसी RCl की रिएक्शन KNO2 से कराते थे तो आयनिक ये नेचर का, इक्विवेलेंट नेचर का था तो RONO मिलता था। हाँ, यहाँ पे क्या मिलता था बोलो, एल्काइल नाइट्राइट, यहाँ पे नाइट्रो एल्केन। ये ध्यान है अपने को, अगर ये ध्यान है तो आप कर लोगे, ठीक है सर। तो बताओ मेरे को, यहाँ पे मेरे पास क्या रीजेंट डालूं, तो आपने बोला सर AgCl यहाँ पे आप लिखते हैं, तो A मेरे पास आ गया AgCl, ठीक है। B बताए, तो ये AgCl है तो यहां से अपने पास सॉरी AgCl क्यों रखेंगे, यहां से AgNO2, तो A आ गया AgNO2, ठीक है। तो ये AgNO2, तो यहां से AgCl बाहर हो जाएगा इस तरीके से, यहां से AgCl का प्रेसिपिटेट बाहर हो जाएगा और NO2 यहाँ पे AgCl का प्रेसिपिटेट बाहर होगा, तो यहाँ पे हमारे पास ये AgCl बाहर हो जाएगा और NO2 जाके जुड़ जाएगा, ठीक है। तो मैं साफ साफ ऐसे दिखा दे रहा हूँ आपको, यहाँ से AgCl बाहर हो गया, ठीक है, माइनस करके दिखा दिया। अब यहाँ पे HCl क्या करता है, रिडक्शन करता है, तो ये NO2 को NH2 में कन्वर्ट कराता है। हाँ सर, तो यहाँ पे B क्या मेरे पास बनेगा, यहाँ पे B बन जाएगा बेंजिल अमीन। क्या बन जाएगा, बेंजिल अमीन, ठीक है, बेंजिल अमीन। तो ये बन गया, आपने को पता है ना, ये NO2 से NH2 में कन्वर्ट करता है रिडक्शन करा के, ठीक है। उसके बाद NaOH/Br2S, सर हैप्पी बर्थडे रिएक्शन है, हैप्पी बर्थडे रिएक्शन से ये प्राप्त होगा B, तो ये हैप्पी बर्थडे में C अमाइड होना चाहिए तभी प्राप्त हो सकता है, तो ये मेरे पास क्या होगा, अमाइड, तो अपने पास CH2 ऐसे ही रहेगा। अच्छा, इसको थोड़ा सा इस पे रद्द कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास C क्या बनेगा बताइए, C क्या बन जाएगा, ये CH2 है, हाँ NH2 की जगह पे CONH2 आएगा। जब अमाइड होता है, अपने को पता है हैप्पी बर्थडे रिएक्शन में इस अमाइड का CO रिप्लेस कर देते थे और ये CONH2 से NH2 देता है, तो एरो देखो, एरो रिवर्स है, ठीक है ना, तो अमाइड से अमीन मिला होगा। हाँ सर, ठीक है। इसका नाम क्या होगा सर, ये 1 2 2 पे लगा है फिनाइल, तो 2 फिनाइल, और CH3 CONH2 को एसीटामाइड बोलते हैं, तो ये हो जाएगा एसीटामाइड, 2 फिनाइल एसीटामाइड। C आ चुका है। कह रहा जो B है उससे D बनाओ। D हमारे पास क्या है, तो ये अपने को दिख रहा है क्या है,
बेंजिल आइसोसाइनाइड है, बेंजीन का नेक्स्ट कार्बन है तो बेंजिल आइसोसाइनाइड है, तो ये फाउल स्मेलिंग आपको पता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे पास कार्बल अमीन रिएक्शन ही होगी, ये आइसोसाइनाइड टेस्ट। तो डी में क्या क्या यूज कर सकते हैं सर, ये CH3 CHCl3 प्लस एल्कोहलिक KOH, तो ये मेरे पास क्या है, कैट कार्बल अमीन टेस्ट है, तो ये डी हो चुका है। तो ये अमीन से NH2 से क्या देता है, NC देता है, कार्बल अमीन टेस्ट, ठीक है। तो ये मेरे पास कैट का मतलब कार्बल अमीन टेस्ट हो चुका है। तो ठीक है, ए मेरे पास क्या आ चुका, AgNO2 आ चुका है, ठीक है। अगर ONO होता तो KNO2 लेते, ठीक है। बी मेरे पास क्या आ चुका है, बोले C6H5CH2NH2 बेंजिल अमीन आ चुका है। सी मेरे पास क्या आ चुका है, सी मेरे पास है 2-फिनाइल एसीटामाइड, क्या है 2-फिनाइल एसीटामाइड, जिसका आप फॉर्मूला भी दिखाना चाहें तो C6H5CH, यहाँ पे कितना है 2, और इस पे क्या लगा हुआ CONH2। अच्छा, डी मेरे पास क्या है, डी मेरे पास रीजेंट पूछा था, तो कार्बल अमीन टेस्ट में क्या लेते हैं हम, CHCl3 प्लस एल्कोहलिक KOH, ठीक। तो ये AgNO2 हो गया, ठीक है। ये सारे हमारे पास क्या है, रीजेंट हैं, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, बेंजिल अमीन, ठीक है। तो ये हो चुका है। अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड। पहला है एनिलीन, क्या है बेटा, एनिलीन, तो प्यारे एनिलीन है ये मेरे पास। दूसरा है बेंजिल अमीन, क्या है, बेंजिल अमीन, तो बेंजीन के नेक्स्ट कार्बन पे अमीन लगा दो, ये है बेंजिल अमीन, ठीक है। अब डिस्टिंग्विश करना है तो कैसे करें, तो आपको पता है सबसे आसान क्या पड़ेगा, आप ब्रोमीन वाटर टेस्ट करा दें, Br2S2O, तो ये एनिलीन ब्रोमीन वाटर टेस्ट देके व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है। अभी पीछे ये रिएक्शन कई बार आप करके आए हैं, मोर पावरफुल एक्टिवेटिंग इफेक्ट होता है, ऑर्थोपैरा की प्रत्येक पोजीशन को ये रिंग को एक्टिवेट कर देता है, ऑर्थोपैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है, और यहाँ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो यहाँ से पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट प्राप्त होगा, क्या बन जाएगा 2,4,6,2,4,6 ट्राई ब्रोमो, क्या मिल जाएगा प्यारे, एनिलीन मिल जाएगा। और इसी कैसा मिलता है, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है, कैसा देता है, यहाँ व्हाइट PPT मिलती है अपने को, ठीक है। जबकि एरोमेटिक एनिलीन ये टेस्ट देता है, यहाँ पे ये मेरे पास ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं दे पाएगा। यहाँ पे अगर हम दिखाएंगे, यहाँ पे अगर हम दिखाएंगे Br2 और S2O, तो यहाँ लिख देना डज नॉट गिव ब्रोमीन वाटर टेस्ट, दैट मीन नो रिएक्शन। तो एनिलीन गिव द ब्रोमीन वाटर टेस्ट, है ना, और वाइल बेंजिल अमीन डज नॉट गिव द ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ऐसे दिखा सकते हो, ठीक है। बढ़े आगे, चलो और भी तरीके हैं, ठीक है, इससे करेंगे आसान पड़ जाएगा आपको। नेक्स्ट अब देखेंगे, यहां कह रहा है मिथाइल अमीन एंड डाई मिथाइल अमीन है, तो एक है मिथाइल अमीन CH3NH2 और एक है मेरे पास प्यारे क्या, डाई मिथाइल अमीन का मतलब है, डाई मिथाइल अमीन का मतलब है NHCH3, तो ये डाई मिथाइल अमीन है। अच्छा, आप मुझे बताओ, ये तो साहब प्राइमरी अमीन है, ये मेरे पास सेकेंडरी अमीन है। हाँ, तो आसान क्या होगा, अमीन है, देखो हिंसवर्ग तो हम करा ही सकते हैं, ये सॉल्युबल एल्कली में देगा, ये इनसॉल्युबल इन एल्कली होगा, ये इनसॉल्युबल इन एल्कली देगा, ठीक है, वो भी करा सकते हैं। अच्छा, और क्या आसान है, कार्बल अमीन टेस्ट केवल प्राइमरी देता, तो ये आसान पड़ेगा, तो CHCl3 प्लस 3 मोल ऑफ KOH यहाँ लिखते हुए आप इसको आइसोसाइनाइड बना दो, हाँ, और बाद बाकी 3 KCl और 3 वाटर बाई प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। तो यहाँ से हमें मिथाइल आइसोसाइनाइड की फाउल स्मेलिंग मिल जाएगी, मिथाइल आइसोसाइनाइड, हाँ, ये मिल जाएगा फाउल स्मेल, ठीक है। और यहां से क्या लिखेंगे, सेकेंडरी अमीन डज नॉट गिव द कार्बल अमीन टेस्ट, तो ये केवल प्राइमरी अमीन देता है ये टेस्ट, ठीक है। सेकेंडरी अमीन तो यहां लिख देंगे, सेकेंडरी अमीन है ना,
तो यहाँ पे हमारे पास CHCl3 प्लस का 3KOH अगर लेते हैं तो ये यहाँ लिख देंगे नो रिएक्शन। क्या लिख देंगे? नो रिएक्शन। मतलब कार्बिल अमीन टेस्ट यहाँ होगा, प्राइमरी अमीन गिव दैट कार्बिल अमीन टेस्ट, मतलब फाउल स्मेलिंग आइसोसाइनाइड देगा, और यहाँ कार्बिल अमीन टेस्ट ये सेकेंडरी अमीन नहीं देता है। दूसरा, अगर आप ऐसे कर सकते हैं कि हिंसबर्ग रीजेंट अगर आप लेंगे तो यहाँ पे जो सॉलिड मिलेगा वो सॉल्युबल इन एल्कली होगा, जबकि यहाँ पे जो सॉलिड मिलेगा वो इनसॉल्युबल इन एल्कली होता है, क्योंकि इस वाले में एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, उधर वाले में एसिडिक हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट होगा। तो ऐसे भी दिखा सकते हैं, बोलो यस और नो, ठीक है। और ऐसे भी दिखा सकते हैं कि अगर HNO2 टेस्ट कराएंगे तो ये एलिफेटिक प्राइमरी है तो ये अनस्टेबल डाइजीनियम सॉल्ट देता, फर्दर डिकम्पोज होकर हमें एल्कोहल दे देगा, और ये वाला जो है वो हमें येलो ऑयली ग्रीन क्या देता है? लिक्विड देता है, ठीक है। तो ये तीनों से कर सकते हैं, हिंसबर्ग से भी कर सकते हैं, HNO2 से भी कर सकते हैं, पर कार्बिलअमीन से भी कर सकते हैं, पर ये सबसे सिंपल पड़ता है तो इससे कर लीजिए आप, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग। बेटा यहां रिडक्शन है तो सबसे पहले इसको देखेंगे। आप मुझे बताओ यहां पे क्या है? CH3CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, यहां पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, सबको पता है। अब यहां से आप मुझे बताओ क्या है? इसको ये रिडक्शन कर देगा, यहां से दोनों बॉन्ड तोड़ते हुए यहां पे क्या बना देता? अमीन बना देता, 4 नेसेंट हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहां से हमें मिल जाएगा CH3 CH2 CH2 NH2। अच्छा, उसके बाद इसका 0 डिग्री सेल्सियस पे HNO2 के साथ है। अब देखो उन्होंने यहां पे आपको केवल टेम्परेचर इसलिए दिया जिससे आप कंफ्यूज हो, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना। ये कैसा है सर? ये एलिफेटिक अमीन है। ये कैसा है? एलिफेटिक प्राइमरी अमीन है। अगर एलिफेटिक प्राइमरी अमीन है तो HNO2 में लो टेम्परेचर पे इस पे हमारा स्टेबल सॉल्ट तो मिलता नहीं। मतलब यहाँ पे सबसे पहले क्या मिलेगा? CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे N2 प्लस Cl माइनस मिलेगा। पर ये कैसा होता? हाईली अनस्टेबल होता, तुरंत डिकम्पोज हो जाएगा और H2O के साथ ये हाइड्रोलिसिस देके हमें क्या मिल जाएगा? एल्कोहल मिल जाएगा। आपको पीछे में बता चुका हूँ इसके बारे में। इसी जगह पर अगर एरोमेटिक होता तो हमें डाइजीनियम क्लोराइड मिलता, वो स्टेबल होता है। तो यहाँ पे हमें क्या HNO2 से क्या करेंगे? हमें इसका वर्क फंक्शन पता है कि ये HNO2 से क्या बना देता है? एल्कोहल दे देता है, ठीक है। ये वर्क फंक्शन अपने को पता है, ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों होना? क्योंकि इससे जो डाइजीनियम क्लोराइड मिलेगा, डाइजीनियम जो सॉल्ट मिलेगा, HNO2 क्या मतलब क्या? NaNO2 प्लस HCl का मिक्सचर होता है। तो डाइजीनियम सॉल्ट मिलता है, वो अनस्टेबल होता है, फर्दर हाइड्रोलिसिस के दौरान डिकम्पोज हो जाता है और वहां से हमें एल्कोहल दे देता है, ठीक है। रीअरेंजमेंट भी चेक करते हैं। और अगर यहाँ पे एरोमेटिक होता तो फिर हमें जो डाइजीनियम सॉल्ट मिलता है वो स्टेबल मिलता है। ये चीज मैं पीछे बता चुका हूँ कई बार। और इसका कन्वर्जन ध्यान रखना, एलिफेटिक अमीन में NH2 को OH में कन्वर्ट करने के लिए HNO2 का भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। अगला फिर हमारे पास बस इतना ही तो है। हाँ, इसमें कौन क्या है आप बता दो। यहाँ पे मेरे पास ये A है और ये B है। इसका नाम क्या है? A का, यहां से काउंटिंग करेंगे 1 2 3, तो प्रोपेनामीन या प्रोपेन 1 अमीन, प्रोपेन 1 अमीन। इसका नाम क्या है? 1 2 3, तो क्या बन जाएगा? प्रोपेन 1 ऑल, या प्रोपेनॉल बोल दो उसको, प्रोपेनामीन बोल दो, ठीक है। यही है अपने पास। नेक्स्ट। अच्छा बस, ओ भाई सर ये भी खत्म हो चुका है। तो इस पार्ट में हमने एमीन्स के भी 10 ईयर PYQ को कंप्लीट कर लिया है। खुश हो जाइए इसी बात पे, सब कुछ आपने कंप्लीट कर ही लिया है ओवरऑल, है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपने लगातार यहां तक, अगर आप यहां तक बोर्ड एग्जाम से पहले इन सारे क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं तो यकीन मानिए आपका बोर्ड एग्जाम बहुत बेहतर होगा। और आपने हमारे साथ लगातार यहां तक रहकर मेहनत की है तो आपके लिए थैंक यू तो बनता है प्यारे बच्चों, है ना। ठीक है, और इसी तरीके से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए बार बार, ठीक है। मिलते हैं फिर किसी ना किसी लेक्चर के अंदर, और तब तक के लिए स्वस्थ मन से घर पे पढ़ते रहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। थैंक यू प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू।